तो आज की जो लेक्चर में हम मेजरली डिस्कस करेंगे कि बजट की क्या क्या हाइलाइट्स है जो न्यूज़पेपर के अंदर आपको डायरेक्टली पोर्ट्रे की गई हैं एंड इंडिया को फाइनली यूएसए की तरफ से परमिशन मिल गई है टू परचेज वेनेजुएला ऑयल एंड वेनेजुएला के ऑयल के लिए स्पेसिफिकली चाइना के लिए भी अब यूएसए ने बोला दे मोस्ट वेलकम टू परचेज इट, तो उसको डिस्कस करेंगे। एंड इंडिया ने डिसमिस किया है पाकिस्तान के एलिगेशंस विद रिस्पेक्ट टू द बलोचिस्तान रीजन। वेलकम टू सीपी क्लासेस। तो करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आज नहीं होने वाले हैं वैसे बेसिकली। तो आज हम बजट को काफ़ी हद तक इन डिटेल कवर करेंगे, ठीक है। 2 फरवरी 2026 के द हिंदू से आज हम जितने भी न्यूज़ आर्टिकल्स हैं उसको डिस्कस करने वाले हैं। मेनली फोकस किसके ऊपर रहेगा? बजट के ऊपर। बट पहले जो दूसरी न्यूज़ है उसको डिस्कस कर लेते हैं कि ईरान ने डिक्लेयर किया है यूरोपियन आर्मी को टेरर ग्रुप्स रिटेलिएटरी मूव के अंदर। अब हमें पता है यूरोपियन यूनियन ने क्या किया था कि जो टेररिस्ट ग्रुप है घोषित कर दिया था इस्लामिक रेवोल्यूशनरी कॉर्प्स को, ठीक है, जो कि ईरान के हैं, है ना। तो इन रिटेलिएशन उन्होंने भी अब क्या किया है, यूरोपियन यूनियन की जितने भी आर्मीज हैं उनको यहाँ पर टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशन है वो घोषित कर दिया है इन द यू कैन से विसिनिटी ऑफ ईरान ओनली, है ना। तो ट्रंप ने ही बोला है कि यूएसए जो है अब वो क्यूबा से बात करने वाला है टू कट द ऑयल सप्लाई। तो अब यहाँ पर यही है कि क्यूबन लीडर्स के साथ जो डिस्कशन होने वाली है, ग्रेटर प्रेशर उनके ऊपर डालने वाला है, जैसे सिमिलर काइंड ऑफ प्रेशर जो कि वेनेजुएला के ऊपर डाला गया था। तो अब क्यूबा की बारी है, तो लेट्स सी क्या उसका आउटकम आता है। उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बताती रहूंगी। देन म्यांमार हुंता अर्जेस सिविल जो सर्वेंट्स है प्रोटेस्टिंग अगेंस्ट द कू टू वर्क, ठीक है। तो अब कू के अगेंस्ट भी बहुत सारे ऐसे लोग थे, मिलिट्री कू जो है, अब आप कह सकते हो जो हुंता है म्यांमार के, अब पॉलिटिकल पावर में वो आ चुके हैं इलेक्शन के बाद, है ना। तो अब उन्होंने बोला है कि जो भी मेरे अगेंस्ट भी थे बट वो पब्लिक सर्वेंट्स थे या तो वो छुप रहे हैं, वो भाग चुके हैं, तो दे कैन बी रीइंस्टेटेड एंड उनको जो ब्लैक लिस्ट किया गया था उनका नाम हटा दिया जाएगा विदाउट एनी काइंड ऑफ पनिशमेंट। दे नीड टू कम बैक एंड सर्व फॉर व्हाट दे हैव बीन चोजन, ठीक है। एंड इजराइल टू टर्मिनेट एमएसएफ वर्कर्स इन गाजा फॉर फेलिंग टू ऑपरेट टू प्रोवाइड स्टाफ लिस्ट। तो अब यहाँ पर ना जो भी एमएसएफ है, दैट इज डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, एमएसएफ उनको हम बोलते हैं, ठीक है। तो गाजा के अंदर जो भी प्रोवाइड कर रहे थे किसी भी तरह की एड, उनको उनके लिए इजराइल की मिलिट्री ने यहाँ पे स्पेसिफिकली बोला था कि आप हमें लिस्ट प्रोवाइड कर दीजिए स्पेसिफिकली ऑफ ऑल दोज डॉक्टर्स कि एटलीस्ट जो पैलेस्टीन वाले रीजन से ही बिलोंग करते हैं। तो ऐसी लिस्ट उनकी तरफ से यहाँ पर नहीं दी गई है, तो इसलिए इजराइल टर्मिनेट कर रहा है कि अब जो एमएसएफ है वो यहाँ पर किसी भी तरह का ह्यूमैनिटेरियन एड या किसी भी तरह की मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं दे सकता है। देन फर्दर रशिया और यूक्रेन की जो टॉक्स हैं वो वेडनेसडे के लिए स्केड्यूल्ड हैं। ये अब आगे आने वाले टाइम में इसके ऊपर यही है कि अभी कि रशिया और यूएसए की तरफ से कोई अभी इमीडिएट इस पर रिस्पॉन्स नहीं आया, बट ये ज़ेलेंस्की अपनी तरफ से बता रहे हैं कि उनको जो इन्फॉर्मेशन मिली है कि वेडनेसडे 4 फरवरी को अब उनकी टॉक्स में भी रशिया के साथ रिज्यूम होंगी। बट यहाँ पर मेजर बोन ऑफ कंटेंशन यही रहता है कि उन टेरिटरीज का क्या करना है जो अब यूक्रेन की हैं करंटली, बट उसके ऊपर कब्जा अब रशिया के है, ठीक है। बेसिकली हम डॉनबास रीजन की यहाँ पर बात कर रहे हैं, डोनेट्स्क एंड लुहांस्क, दैट इज डॉनबास रीजन की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। तो फाइनली क्या डिसीजन होता है, कैसे ये डिस्कशन चलेगी नहीं चलेगी, वो आगे वाले टाइम में आपको मैं बताती रहूंगी। देन ट्रंप सेज इंडिया टू रिज्यूम परचेज ऑफ वेनेजुएलन ऑयल। तो यहाँ पर आपको न्यूज आर्टिकल में ये बताया गया है कि ट्रंप ने फाइनली बोल दिया है कि वेनेजुएलन ऑयल को जो इंडिया है वो परचेज कर सकता है। पहले अब अर्लियर जब हम बात कर रहे हैं वही स्टोरी यहाँ पर रिपीट हो रही है कि 2019 ऑनवर्ड्स ही वेनेजुएलन ऑयल जो है वो इंडिया ने परचेज करना बंद कर दिया था, क्योंकि नॉट 2019 की यहाँ पर बात हो रही है, ठीक है। अब तो 2019 में ईरान के साथ जो है हमने जो ऑयल है वो परचेज करना बंद कर दिया था क्योंकि ईरान के ऑयल के ऊपर सैंक्शन यूएसए ने लगाई थी, ठीक है। एंड 2000 यू कैन से अर्लियर इन 2022 एंड 23 के आसपास जो है इंडिया ने फर्दर 22, ठीक है, 22 के आसपास अगर आप देखोगे उससे पहले भी वेनेजुएला से भी ऑयल के जो इंपोर्ट्स हैं इंडिया ने कम कर दिए थे। तो धीरे धीरे करके आप देखोगे कि जो डिपेंडेंसी है ना वो इंडिया की कैसे स्विच होती रही कि जब जब वेनेजुएला के ऊपर या इवन कि ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाई यूएसए ने, तो इंडिया ने क्या किया, ऑल्टरनेटिव्स यहाँ पर ढूंढने की है शुरू, ठीक है। तो अब धीरे धीरे जो वेनेजुएला का ऑयल है वो रिप्लेस होकर या ईरान की तरफ से जो ऑयल आ रहा था वो रिप्लेस होकर डिपेंडेंसी किसके ऊपर बननी शुरू होगी, रशिया के ऑयल के ऊपर बननी शुरू होगी। क्यों? क्योंकि रशिया जो है सस्ते में यहाँ पर प्रोवाइड करा था उनको इंडिया को क्या, तेल, ठीक है, तो क्रूड ऑयल प्रोवाइड करा था। तो अब क्या हो रहा है कि इसी प्रोसेस की वजह से फर्दर इंडिया के ऊपर इंपोर्ट टैरिफ्स यहाँ पर लगा दिए गए, रिटेलिएटरी टैरिफ्स तो यहाँ पर इंडिया नहीं लगा पाया, है ना। तो 25% टैरिफ्स तो थे, 25% और लगा दिया गया अब एक्स्ट्रा एडिशनल, है ना, एज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट या सैंक्शन। तो अब क्या हो रहा है कि देयर आर चांसेस, यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि यूएसए ने सिंस परमिशन दे दी है कि वेनेजुएलन ऑयल आप ले सकते हो, परचेज कर सकते हो, तो देयर आर चांसेस कि जो 25% एडिशनल हमारे ऊपर टैरिफ लगाया गया था, ठीक है, वो अब हटाया जा सकता है, ठीक है। प्लस उन्होंने चाइना को भी यहाँ पर बोला है कि आप वापस से जो रिज्यूम कर सकते हो अपने ऑयल परचेजेस कि सिंस वी आर इन कंप्लायंस, या जो वी आर नॉट इन कंप्लायंस, मतलब वेनेजुएलन गवर्नमेंट इज इन कंप्लायंस विद यूएसए ओनली, तो अब यू कैन कैरी आउट योर ट्रेड। तो अब उसके ऊपर ट्रेड डिस्कशंस पहले यूएसए के चाइना के साथ होंगे, उसके बाद ही फाइनल जो डिसीजन होगा वो अब लिया जाएगा। देन बजट रिफ्लेक्ट्स द एस्पिरेशंस ऑफ 140 करोड़ इंडियंस, सेज पीएम मोदी। तो यहाँ पर
उन्होंने बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर बताई कि एक हाईवे की तरह उन्होंने डिस्क्राइब किया बजट को कि अब एक पाथ को लीड कर रहा है वो, ठीक है। हाईवे जो है वो हमारा बजट है, उसके अकॉर्डिंगली हमें काम करना है। तो उन्होंने बजट के यहाँ पर हाईलाइट्स के बारे में आपको बताया है कि कंस्ट्रक्शन हो रही है यहाँ पर, मेडिकल हब्स की एक्सपेंशन हो रही है, ऑरेंज इकोनॉमी की, देन प्रमोशन ऑफ टूरिज्म हो रही है, नॉर्थ ईस्ट रीजन की प्रमोशन की बात की है उन्होंने, खेलो इंडिया मिशन की बात की है, नई अपॉर्चुनिटीज यूथ के लिए खोली जा रही है, ठीक है, क्योंकि वही डेमोग्राफिक डिविडेंड की जब उन्होंने बात की थी उसी के इन कॉन्टेक्स्ट उन्होंने बात की। देन उन्होंने बोला कि ग्लोबल डाटा सेंटर हब इंडिया को यहाँ पर बनाने की बात की जा रही है। डिटेल में सारी चीजें समझेंगे, ठीक है। एंड एम्प्लॉयमेंट जो जनरेशन है उसको बूस्ट किया जाना है, बैलेंस डेवलपमेंट की यहाँ पर बात की जा रही है, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स जो है उसको अब इवॉल्व करना है, ठीक है। पहले 1 करोड़ लखपति दीदीज बनानी थी, अब वो 10 करोड़ तक लेकर जाने की यहाँ पर बात की जा रही है। तो ये कैंपेन्स जो है वो अब फर्दर हेल्प करेंगे, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स कैसे अब इमर्ज होंगे एंटरप्रेन्योरशिप में, इसको भी डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो कैंपेन्स है वो नए हॉस्टल्स गर्ल्स के लिए बनाने की यहाँ पर बात कर रही हैं। देन बायो फार्मा मिशन, सेमीकंडक्टर 2.0 मिशन, देन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम, रेयर अर्थ कॉरिडोर बनाने की बात हो रही है, क्रिटिकल मिनरल्स की बात हो रही है, स्कीम्स किसके लिए, टेक्सटाइल सेक्टर के लिए, हाई टूल मैन्युफैक्चरिंग, देन यू कैन से क्रिएशन ऑफ चैंपियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंड एंटरप्रेन्योर्स एंड विद एंटरप्रेन्योर्स ऑल्सो वे फ्यूचरिस्टिक आइडियाज जो है जिसके ऊपर सरकार यहाँ पर काम कर रही है। अब बजट एलोकेशन में किसी तरह की भी एलोकेशन चबाहर के लिए नहीं हुई। चबाहर पोर्ट कौन सा, ईरान के अंदर है। अब ईरान के लिए स्पेसिफिकली यूएस ने स्पेसिफिकली बोल दिया था ना कि जो भी ईरान के साथ किसी भी तरह का अब ट्रेड करता है उसके ऊपर रिटेलिटरी टैरिफ्स भी एडिशनल जो है टैरिफ्स वो लगाए जाएंगे, है ना। तो अब इसी के कॉन्टेक्स्ट में बता दिया है कि इंडिया जो है अब चबाहर पोर्ट के ऊपर किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट इस बार की यहाँ पर नहीं है, बजट के अंदर रिफ्लेक्ट हुई है इन कंप्लायंस विद यूएसए ने जो चीज़ कही है इंडिया के बजट के अंदर वो चीज़ यहाँ पर आपको बताई गई है। देन बांग्लादेश से सिंस हमारी जो टाइज है वो स्ट्रेन होती हुई नजर आ रही है, बांग्लादेश के लिए भी यहाँ पर किसी भी तरह का बजट आधा कर दिया गया है। मतलब लास्ट ईयर 120 करोड़ रुपीस था, इस बार 60 करोड़ रुपीस ये एनुअल एलोकेशन जो बजट की हो रही है। भूटान के लिए बढ़ा दिया गया, भूटान के साथ हमारे रिलेशन अच्छे हैं, ठीक है। कितना 2268.55 करोड़ रुपीस कर दिया है, जो कि पिछले साल यहाँ पर अब इंक्रीज देखने को मिल रहा है 138.56 करोड़ रुपीस का। देन आपको इतना इन डिटेल नहीं पढ़ना है, बस मैं इतना बता रही हूँ। म्यांमार का जो है कट इन एलोकेशन देखने को मिली है, 350 करोड़ रुपीस लास्ट ईयर था, 300 करोड़ इस साल का है। श्रीलंका के केस में अगर आप देखो 400 करोड़ रुपए उनको मिलने वाले हैं, तो 100 करोड़ रुपए का इंक्रीज इस साल देखने को मिल रहा है। लास्ट ईयर 300 करोड़ था, इस साल 400 करोड़ है। नेपाल के कॉन्टेक्स्ट में भी अगर आप देखो देन हमारा टर्बुलेंस अभी चल ही रहा है, तो 800 करोड़ रुपए एंड इंक्रीज ऑफ 100 करोड़ ओवर एलोकेशन ऑफ लास्ट ईयर। पिछले साल 700 करोड़ था, इस साल 800 करोड़ है। अब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्ट्री को इन टोटल 1292 करोड़ रुपए का एक इंटरनेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंडर जो बजट है वो एलोकेट किया गया है, जो अब क्या करेगा, इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ कंट्री की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को शेप करने में हेल्प करेगा। तो ये आपका पहला आर्टिकल आप कह सकते हो बजट से डिस्कस हो रहा है। देन उसके बाद एक एडिशनल न्यूज यहाँ पर है कि पीएम मोदी ने रीनेम किया है आदमपुर एयरपोर्ट को गुरु रविदास जो एयरपोर्ट है, गुरु रविदास जी की कल आप कह सकते हो कि बर्थ एनिवर्सरी थी, ठीक है। तो उसी की वजह से उसी के कॉन्टेक्स्ट में जो अब आदमपुर एयरपोर्ट है उसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है, उसको अब आप कह सकते हो कि गुरु रविदास जो एयरपोर्ट है वो नाम रखा जाएगा। एंड आदमपुर जो एयरपोर्ट है उसकी डेवलपमेंट उड़ान 2.0 स्कीम के अंडर भी अगर आप देखोगे वो लेटर जब हम डिस्कस करेंगे, उसके डेवलपमेंट के लिए भी यहाँ पर अभी जो है द नंबर ऑफ फ्लाइट्स डोमेस्टिक ऑल्सो एंड उसके जो टर्मिनल्स है उसको डेवलप करके इंटरनेशनल फ्लाइट्स की भी कनेक्टिविटी यहाँ पर प्रोवाइड करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो गुरु रविदास जो एयरपोर्ट है नाम अब उसका होगा। प्लस एक और एयरपोर्ट लुधियाना के पास दैट इज हलवाड़ा एयरपोर्ट, उसको भी वर्चुअली इनॉग्रेट किया गया, ठीक है। अब इनॉग्रेशन के बाद जो भगवंत मान है जो सीएम है पंजाब के, उन्होंने यहाँ पर सरकार से गुहार लगाई है कि उसका नाम जो है वो अब हलवाड़ा एयरपोर्ट से चेंज करके किसके नाम पे, शहीद करतार सिंह सराभा के नाम पे रखा जा सके, ताकि उन्होंने जो अपना यहाँ पर वैलर और अपना जो स्ट्रेंथ यहाँ पर दिखाई थी उसके अकॉर्डिंगली जो उन्होंने यहाँ पर इंडिया के फ्रीडम स्ट्रगल में अपना डोमिनेंस यहाँ पर दिया था, अपना स्ट्रगल के अंदर जो अपना आप कह सकते हैं योगदान दिया था, उसको भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए। देन इंडिया डिसमिसेस पाकिस्तान एलिगेशन आफ्टर बीएलए अटैक्स बलूचिस्तान। तो बीएलए ने ना अटैक कर दिया बलोचिस्तान में, मेजॉरिटी ऑफ द रीजन्स जो है ना अब वो बलोच आर्मी के अंडर यहाँ पर आ चुके हैं। तो अब यहाँ पर जो भी अब इंसिडेंट हुआ ना, अब मल्टीपल अटैक्स यहाँ पर हो ही रहे हैं बलोच वाले रीजन के अंदर, बहुत ज्यादा इंसर्जेंसी यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो पाकिस्तान की जब भी वो चीज कंट्रोल में नहीं होती है, इंडिया की तरफ से स्टेटमेंट आई, जब कंट्रोल में नहीं होती है एंड मल्टीपल लोग यहाँ पर मारे जाते हैं, तो अब उनका नाम जो है इंडिया का ही लगाने की बात होती है ताकि वो अपना ओनर शिफ्ट कर सके। बट इंडिया ने क्लियरली रिजेक्ट कर दिया है कि हम किसी भी तरह की वायलेंस को यहाँ पर प्रमोट नहीं करते हैं एंड इट इज नॉट आवर डूइंग एंड इट इज द इंटरनल मैटर ऑफ पाकिस्तान। एंड अगर उनसे वो खुद नहीं संभल रहा है तो इंडिया के ऊपर कीचड़ ना उछाले, ठीक है। ये सिंपल सी यहाँ पर बात थी। देन 3400 करोड़ रुपीस एलोकेटेड टू स्कीम्स फॉर 6 माइनॉरिटीज। तो यहाँ पर समझो कि 3400 करोड़ रुपीस इंप्लीमेंटेशन एजुकेशनल स्किल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट 6 माइनॉरिटीज इन इंडिया। तो ये स्पेसिफिकली है इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुस्लिम माइनॉरिटीज, ठीक है। कि कौमी वक्फ बोर्ड की जो तरीकी स्कीम है एंड सहारी वक्फ
जो संपत्ति विकास योजना है, अब 2.5 टाइम्स राइज उनका यहाँ पर बजट में देखने को मिला है। 32 करोड़ रुपए एलोकेट हुए हैं उनको 2026-27 के बजट के अंदर। एंड ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे द सेम स्कीम के अब 13 करोड़ रुपए थे, 13.5 करोड़ के आसपास पैसा लगा, 13 करोड़ के आसपास जो है वो एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली सरकार ने देखा था। अब इंक्रीज करके उसका अमाउंट जो है वो 2.5 टाइम से बढ़कर 32 करोड़ रुपए कर दिया गया है। अब इसके पीछे का, इन दोनों स्कीम्स के पीछे का रीजन क्या है? पहला तो यहाँ पर यही आइडिया है कि जितने भी वक्फ बोर्ड की जो जमीन है ना, उसको डिजिटलाइज यहाँ पर किया जा सके, ताकि जो अर्बन एरियाज है, रूरल एरियाज के अंदर जितनी भी वक्फ बोर्ड की जमीन है, पहली बात तो वो डिजिटल रजिस्टर्स के अंदर हो। दूसरी चीज कि अगर डिजिटली उसको प्रोटेक्ट किया जा सकता है तो अब अर्बन एरियाज के अंदर उसकी एनक्रोचमेंट नहीं हो पाएगी। अगर वो अंडर यूटिलाइज्ड एरिया है तो वही जो अब उसको प्रोटेक्ट करने के लिए यहाँ पर सरकार जो है हेल्प कर रही है कि डिजिटलाइजेशन प्रोसेस एंड जो रिक्वायर्ड अब स्किल डेवलपमेंट है कि डिजिटलाइजेशन प्रोसेस को लेकर भी उसके बारे में यहाँ पर सरकार आपको हेल्प कर सके। प्लस अब जो बजट है, जो आपकी क्या है, प्राइम मिनिस्टर विरासत का समान वरदान एक ऐसा इनिशिएटिव है जो कि सोशो इकोनॉमिक एम्पावरमेंट प्रोवाइड कर रहा है माइनॉरिटीज को इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द मुस्लिम कम्युनिटी ओनली। एजुकेशन, विमेन एंटरप्रेन्योरशिप, लीडरशिप, ट्रेनिंग एंड एक इसके अंदर कॉस्ट कटिंग थोड़ी सी देखने को मिली है। एलोकेशन जो है स्कीम की कितनी है? 303.27 करोड़। एंड रिडक्शन जो भी है वो अब लिमिटेड आप कह सकते हो कि लाइबिलिटीज को लेकर है कि कमिटेड लाइबिलिटीज जो है वो फुलफिल यहाँ पर नहीं कर पाए हैं, उसके बाद भी इस वजह से इसका जो स्कीम है उसके अंदर जो अमाउंट है वो कट कर दी गई है। अब जो रिडक्शन जो है अब कन्वर्जेंस है विद द स्किल इंडिया मिशन एंड जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप है इंटीग्रेट कर रही है स्किल इंडिया हब के साथ। एंड लास्ट ईयर का इसका बजट जो था 517.29 करोड़ था, अब इसको अब अगेन कट करके 312 करोड़ रुपए कर दिया गया। तो इसका अब आइडिया क्या था कि प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स ये प्रोवाइड करेगा 198 करोड़ एंड 581 करोड़ रिस्पेक्टिवली के अकॉर्डिंगली जो नंबर थे, ठीक है। बट जो बजट एलोकेशन जो स्कीम्स की थी वो 195 करोड़ रुपीस एंड 413 करोड़ रुपीस थी लास्ट ईयर, ठीक है। एक यहाँ पर बात कर रही है स्किल डेवलपमेंट की, दूसरी प्री एंड पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप्स की बात कर रही है। तो लास्ट ईयर के अकॉर्डिंगली 195 करोड़ एंड 413 करोड़ रुपीस था, इस साल वो 198 करोड़ एंड 581 करोड़ रुपीस कर दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर कन्वर्जेंस जो है वो आपको देखने को मिल रही है। देन रीओपनिंग ऑफ गाजाज रफा क्रॉसिंग एक्सपेक्टेड टुडे से इजरायली ऑफिशियल्स। तो अब यहाँ पर रफा जो क्रॉसिंग है ना, वो जो इजिप्ट के साथ एक सोल पॉइंट ऑफ एंट्री था फॉर यू कैन से द पैलेस्टीनियन पीपल, है ना, तो वह उसको पहले बंद कर दिया गया था। एंड द रीजन वाज कि इन्फिल्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो रही थी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ वॉर ऑल्सो। तो इसको यहाँ पर खोला जा रहा है एंड खोला जाएगा फॉर दोज पीपल ओनली, फॉर पेडिस्ट्रियंस ओनली एंड फॉर दोज पीपल ओनली जो कि अब गाजा वाले रीजन से फॉरेन या अब्रॉड जाना चाहते हैं फॉर देयर मेडिकल ट्रीटमेंट्स, ठीक है। एंड जो लोग अब बच के भागे थे अब वो वापस गाजा में एंटर करना चाहते हैं, उनके लिए यहाँ पर एप्लीकेबल होगा। अदरवाइज यहाँ पर किसी और काम के लिए यहाँ पर या व्हीकल्स की एंट्री अभी अलाउ नहीं की गई है, फॉर पेडेस्ट्रियन ओनली इट इज अलाउड। देन इफ यूएस स्ट्राइक्स ईरान इट विल बी अ रीजनल वॉर। खमीनी की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने ये बोला है कि ईरान जो है पहली ईरान ऐसी कंट्री नहीं है जिसने वॉर की बात शुरुआत से की है। हम एक अमन जो है प्रेमी नेशन है एंड यूएसए इज द वन जो बार बार वॉर की यहाँ पर बात करता रहता है कि हमारे मुंह से कभी वॉर का नाम निकला भी नहीं है कि इस बार अगर वॉर होती है तो एक रीजनल वॉर के अंदर जो है वो चेंज हो जाएगी, क्योंकि अभी गल्फ नेशंस की वॉर यहाँ पर शुरू हो जाएगी। कि उन्होंने बोला कि हमारा तो ऐसा कोई मुद्दा जून के टाइम पर भी नहीं था कि लड़ाई करें हम, बट ऐसे बार बार हमें धमकाना एंड अपने जो आप आर्माडा की बात करते हैं, आप बॉम्बर्स की बात करते हैं, आप ले आइए, आप कर दीजिए अटैक, उससे क्या हो जाएगा? कोई हल तो यहाँ पर नहीं निकलने वाला ना, लोग ही मरने वाले हैं। तो इट इज नॉट अ मैटर ऑफ वॉर, इट इज जस्ट अ मैटर ऑफ कि आप कितना बैठकर एक दूसरे की बातों को यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो फाइनली दे हैव आल्सो एग्रीड कि डिप्लोमेटिक टाइज के थ्रू बातें चल रही है। यूएसए की तरफ से भी स्टेटमेंट आया है कि डिप्लोमेटिकली जो चैनल्स है वो ओपन रह चुके हैं, ओपन चल रहे हैं एंड देयर विल बी अ पॉइंट जहां पर इन दोनों के बीच में आप कह सकते हो सेटलमेंट के चांसेस हैं। बट उसके अलावा अगर आप देखो तो रीजनल कंट्रीज जो हैं ओमान, कतर, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, ठीक है, इसके अंदर अब आप कह सकते हो कि सिर्फ और सिर्फ आई गेस कतर को छोड़कर ओमान, तुर्की एंड सऊदी अरेबिया, तीन ऐसे गल्फ नेशंस हैं, तीनों के तीनों ने यहाँ पर मना कर दिया कि हम अपनी एयर स्पेस यूएसए को ना एक्सेस देंगे। नॉट ओनली यूएसए, उन्होंने बोला अब हम अपने कंट्री की एयर स्पेस का एक्सेस किसी भी वॉर लाइक सिचुएशन के लिए नहीं देने वाले, ठीक है। जब कतर की बात करते हैं उन्होंने बोला है, उन्होंने यहाँ पर न्यूट्रल स्टांस लेते हुए ये चीज़ बोला है कि जो भी चीज़ अब फाइनल सेटलमेंट होगी चाहे डिप्लोमेटिकली हो तो वेल एंड गुड, ठीक है। अगर डिप्लोमेटिकली नहीं होती है तो वॉर लाइक सिचुएशन अगर नेसेसरी लगती है तो उसके अकॉर्डिंगली हम काम करेंगे कि वी आर नॉट अगेंस्ट और फॉर, जैसे भी रिक्वायरमेंट रहेगी अमन शांति को यहाँ पर स्थापित करने के लिए उसी तरीके से हम अलाउ करेंगे चीजों को। देन टैक्स हॉलिडे फॉर डाटा सेंटर्स एंथुसियास्ट्स, ठीक है, आईटी बिजनेस लीडर्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर क्या है 2047 तक
जितने भी ऐसे लोग हैं इंटरनेशनल फर्म्स हैं वो अगर इंडिया के अंदर अपने डाटा सेंटर्स को इस्टेब्लिश करना चाहते हैं तो उनको किसी भी तरह की टैक्स लाइबिलिटी नहीं होगी एंड डिफरेंट अदर काइंड ऑफ लाइबिलिटीज जो है उनसे भी उनको यहाँ पर मुक्त किया जा रहा है। तो बेसिक आइडिया बिहाइंड दिस इज कि यहाँ पर हम इसको जोड़ेंगे किस चीज़ से कि आपने यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि रीजनल एआई इसको डेवलप करने के लिए, ठीक है। तो ये अब हमारे पास जो अब डाटा सेंटर्स की बात हो रही है जनरली एआई की डेवलपमेंट के लिए ही हो रही है कि अब रीजनल एआई के लिए हमारे पास मैंने बताया था ना कि आप कह सकते हो कि लास्ट आई गेस 2 या 3 दिन पहले हमने इसको डिस्कस किया था कि रीजनल एआई के डेवलपमेंट के लिए सरकार यहाँ पर 1% ऑफ यू कैन से द जीडीपी बाय 2029 उनको यहाँ पर खर्च करना पड़ेगा। तो इसी तरीके से सरकार चाहती है कि डाटा सेंटर्स इंडिया के अंदर बने एंड वो इंडिया में आकर चीज़ों को स्थापित करें, ठीक है, एंड इंडिया के आसपास के लोगों को यहाँ पर जॉब क्रिएशन भी हो सके, प्लस वो भी नई स्किल सेट को यहाँ पर सीख सकें, ठीक है। प्लस फायदा यहाँ पर दूसरी कंट्री का भी होगा कि उनको किसी तरह का टैक्स नहीं भरना पड़ेगा बाय 2047, है ना। तो इट विल हेल्प बोथ द कंट्रीज टू डेवलप। तो यहाँ पर ये चीज़ आपको बताई गई है, नंबर्स आपको खुद पढ़ने हैं, बस मैं आपको ये बता रही हूँ कि क्या क्या चीज़ें यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज द लेक्चर्स विल गो फॉर 2 और 3 आवर्स, ठीक है। द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इतने सारे हैं यहाँ पर। तो कस्टम प्रोसीजर्स टू गेट सिंपलर, यहाँ पर कस्टम इंटीग्रेटेड सिस्टम जो है अब अगेन क्या है वो सिंगल विंडो सिस्टम यहाँ पर प्रोवाइड करेगा आपको। तो 2 साल के अंदर उसको अब कह सकते हो कि रोल आउट किया जा सकता है। इंटीग्रेटेड होगा, स्केलेबल प्लेटफॉर्म होगा हर तरह की कस्टम प्रोसेसेस को यहाँ पर देखने के लिए, जिसके अंदर कार्गो की क्लियरेंस भी एक साथ होगी प्लस अदर कस्टम्स की जो चीज़ें होंगी उसको भी एक सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर लेकर आया जाएगा। तो अब एक बेसिक जो अब हमारा कस्टम ड्यूटी है कितने कौन से प्रोडक्ट्स के ऊपर यहाँ पर रिमूव किए गए, कुछ के ऊपर बढ़ाया गया, कुछ के ऊपर यहाँ पर घटाया गया। तो बेसिक कस्टम ड्यूटी जो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है जो कि सोप के अंदर ज़्यादातर एल्कली जिसको हम बोलते हैं ना, एल्कली होता है ये, ठीक है। अब एक एसिड होता है, हमारे पास बेसिस होता है, तो बेसिस के अंदर एल्कली काइंड ऑफ है ये, ठीक है, जिसका यूजेज अब क्या है, इसके ऊपर जो अब सबसे आप कह सकते हो कस्टम ड्यूटी है वो बढ़ा दी गई है, 7.5% कर दी गई है, अर्लियर 0 हुआ करती थी। तो अभी इनपुट कॉस्ट किसके बढ़ाएगी, इंडस्ट्रीज जिसके अंदर केमिकल्स बन रहे हैं, सोप्स, डिटर्जेंट्स, बैटरीज। अब एडिक्वेट अवेलेबिलिटी क्योंकि इंडिया के अंदर यहाँ पर है तो हम इसलिए कस्टम ड्यूटी बढ़ा रहे हैं। तो कस्टम ड्यूटी जो है अम्ब्रेलाज के अंदर वो भी अब रिवाइज कर दी गई है 20% टू आइदर 20% और 60 रुपीज पर पीस, ठीक है, और 60 रुपीज पर पीस, 2 चीज ऐड कर दी गई है, ठीक है, जो भी अब हायर होगा। 60 रुपये ज़्यादा होंगे तो 20% की अगर अमाउंट ज़्यादा होगी तो जो भी ज़्यादा हायर होगी इन द केस ऑफ अम्ब्रेलाज वो एप्लीकेबल होगी। तो अब कोई भी ड्यूटेबल गुड्स होते हैं इंपोर्ट किए जाते हैं पर्सनल यूज़ के लिए, उसके अंदर आप देखोगे कि रिडक्शन इन ड्यूटी हुई है 20 से 10% के बीच में। देन च्यूइंग टबैको एंड देन डिसेंटेड टोबैको, देन आप कह सकते हो नेशनल कैलामिटी कंटिजेंट ड्यूटी जो है उसके अंदर भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है 60% से, ठीक है, फ्रॉम 25% अर्लियर। अब ये इफेक्टिव ड्यूटी जो है के प्रोडक्ट्स की वजह से अगर आप देखोगे इनकी क्वालिटी या इवन की इनके जो प्राइसेस है उसके अंदर कोई मेजर चेंज देखने को नहीं मिलेगा। तो ग्लोबल ट्रेड जो रिसर्च इनिशिएटिव रिपोर्ट है वो यही बोलते हैं कि बजट जो है कंट्री का न्यूट्रल है, मार्केट का एक्सेस बढ़ा रहा है। प्रोस्पेक्ट स्पेसिफिकली फॉर यूएसए के एक्सपोर्टर्स जो कि अब सेवरल हाई वैल्यू सेक्टर्स के अंदर डील करते हैं, इंडिया के अंदर उनकी मार्केट है, उनके लिए यहाँ पर प्रोस्पेक्ट्स को ये बढ़ा रहा है। तो इंक्रीज इन द लिमिट ऑफ ड्यूटी फ्री इंपोर्ट जो है वो यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। सी फूड से रिलेटेड के प्रोडक्ट्स अगर हो गए आपके, देन आप कह सकते हो कि मल्टीपल काइंड्स ऑफ एक्सपोर्ट्स जो कि अब एडवांस ऑथराइजेशन स्कीम के अंडर है उसको एक्सटेंड कर दिया गया है 1 से 6 महीने के अंदर, ठीक है। 6 महीने था पहले, उसको 1 साल कर दिया गया है। एक्सपोर्ट किसके अंदर, टेक्सटाइल हो गया, गारमेंट हो गया, लेदर और सिंथेटिक फुटवेयर हो गया, अदर लेदर प्रोडक्ट्स के लिए जो कि इंडिया के अंदर ऑब्वियसली बने हुए हैं। अब यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स के अंदर है, जिसके अंदर आप कह सकते हो ग्लोबल ट्रेड से या डिस्ट्रप्शन से जो हिट हुए हैं उसके अंदर भी अब आप देखोगे कि जो ड्यूटीज है ऑब्वियसली बात है वो कम की जाएंगी, है ना। तो अब यहाँ पर सेल्स जो है टू सेल द डोमेस्टिक टैरिफ एरिया लिमिटेड टू प्रिस्क्राइब प्रोपोर्शन ऑफ देयर एक्सपोर्ट्स, ठीक है। जो जितनी भी एक्सपोर्ट की आप कह सकते हो एक्सपोर्ट से पहले आप डोमेस्टिक डिमांड अगर फुलफिल कर पा रहे हो तो उसके अंदर जो वाइबिलिटी गैप है शायद सरकार यहाँ पर फुलफिल कर पाए, या फिर एक्सपोर्ट्स के लिए जो रीजन है यहाँ पर उसके लिए सरकार जो है वो ड्यूटी कम करने वाली है। यहाँ पर इंश्योर करना है कि जो यूनिट्स हैं वो डोमेस्टिक टैरिफ एरिया के अंदर वो अफेक्ट नहीं होने चाहिए, कि इस तरीके से आप इंपोर्ट करेंगे आने वाले टाइम में कि जो ड्यूटीज हैं वो एट पार होनी चाहिए इन कंप्लायंस विद के जो हमारे जो डोमेस्टिक प्रोड्यूसर्स हैं उसको ही किसी तरीके से हैम्पर ना करे, ठीक है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए रिक्वायरमेंट जो अप्रूवल की होती है कार्गो क्लियरेंस की बहुत सारे गवर्नमेंट एजेंसी से वो सीमलेसली प्रोसेस की जाएगी सिंगल विंडो के थ्रू, और डिजिटल विंडो होगी एट द एंड ऑफ फाइनेंशियल ईयर। तो जो जितने भी अब प्रोसेसेस है क्लियरेंसेस की, फूड, ड्रग्स, प्लांट, एनिमल, वाइल्ड लाइफ प्रोडक्ट्स अकाउंटेड फॉर अराउंड 70% ऑफ इंटरडिक्टेड कार्गो विद बी ऑपरेशनल इन दिस सिस्टम बाय अप्रैल, 70% यहाँ पर होगा। एंड जो ड्यूटी अब यहाँ पर बताई जा रही है टीयर 2 एंड टीयर 3 ऑथराइज्ड इकोनॉमिक ऑपरेटर्स के लिए वो भी इंक्रीज कर दी जाएगी टू यू कैन से विद 30 डेज के आसपास। एंड एलिजिबल मैन्युफैक्चरर्स जो है या इंपोर्टर्स जो है दे विल ऑल्सो
गेट अ ड्यूटी डेफरल फैसिलिटी, ठीक है, उनको डेफर यहाँ पर करने के लिए, मतलब कि जो ड्यूटी है वो अगर बढ़ाई भी गई है या कम की गई है, अकॉर्डिंगली डेफर्ड आइडिया यानी कि डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे उनको यहाँ पर एक्सटेंशन जो है मिलती रहेगी अप टू अ सर्टन अमाउंट, सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। तो जो वैलिडिटी पीरियड है एडवांस रूलिंग का, बाइंडिंग कस्टम्स का, वो भी अब यहाँ पर प्रेजेंट से 3 से 5 साल कर दिया गया है। इंपोर्टर्स जो कि लॉन्ग टर्म से इंपोर्ट कर रहे जा रहे हैं, वो सप्लाई के अंदर उनको रिकॉग्नाइज किया जाएगा अंडर द रिस्क सिस्टम, ताकि अब वेरिफिकेशन प्रोसेसेस जो है इनकी कार्गो की वो मिनिमाइज की जा सके। एंड जो कस्टम्स जो इंटीग्रेटेड सिस्टम के साथ होंगे वो 2 साल के अंदर अंदर आप कह सकते हो कि सिंगल विंडो सिस्टम के अंदर कस्टम प्रोसेसेस को यहाँ पर इजीली कैरी आउट कर सकते हैं। देन फाइनेंस मिनिस्टर हैंड्स आउट अ मिक्स बैग ऑफ फॉर कैपिटल मार्केट। मिक्स बैग किस तरीके से है, क्योंकि अगर आप देखोगे कि डेरिवेटिव्स की बात करते हैं जिसके अंदर हम ऑप्शंस की ट्रेडिंग करते हैं, एंड मल्टीपल एसटीटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी टाइज ट्रांजैक्शन टैक्स जो है ना, इनके ऊपर दोनों के ऊपर टैक्सेस जो है वो बढ़ा दिए गए। इस वजह से क्या हुआ, सडनली आप देखोगे जब बजट स्पीच थी ना, उसके बाद सडनली जो हमारे इंडेक्स है, निफ्टी हो गया, इवन मार्केट हो गया, उसके अंदर डिप देखने को मिला था। बट उसके बाद उन्होंने एक स्वीट पिल यहाँ पर डाल दी, यानी कि सरकार जो है अब डेली, क्योंकि आप ऑप्शंस की बात करो ना जनरली, तो ऑप्शंस जो है वो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए ही होते हैं ना, तो वो फेड आउट होते हैं प्रीमियम के ऊपर, आप जनरली उसको परचेज करते हो। एसटीटी के केस में भी यही चीज होती है। तो सरकार जो है शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग को यहाँ पर प्रमोट नहीं कर रही, इसलिए जो टैक्सेस को यहाँ पर बढ़ा दिया गया है, ठीक है। वेराज जो अब लॉन्गर टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात हो रही है, वेराज जहाँ पर हम एनआरआईज की बात करते हैं, या कोई भी ऐसा व्यक्ति है, नॉन रेजिडेंट इंडियंस हो गया, या आप कह सकते हो इंडिविजुअल पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया हो गया, ठीक है, इन सभी के लिए अब जो अमाउंट है, या जो आप कह सकते हो नंबर ऑफ शेयर्स है, या जितना पैसा वो इंडियन मार्केट में लगा सकते थे, वो बढ़ा दिया गया है, ठीक है, कि लॉन्गर टर्म के लिए कोई ना कोई अगर इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो पोर्टफोलियोज के थ्रू अब डायरेक्टली इन्वेस्ट कर सकते हैं, वो अमाउंट का यहाँ पर बढ़ा दिया गया है। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सरकार यहाँ पर चाहती है कि कोई भी इन्वेस्ट करे इंट्राडे के लिए, स्पेसिफिकली सिक्योरिटीज की, क्योंकि जो कि अब आप ऑप्शन ट्रेडिंग की बात करो, ठीक है, तो या फ्यूचर्स की भी इवन बात करो, तो वो बहुत ज़्यादा फेमस यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि आपको ईजी मनी काइंड ऑफ, क्योंकि अगर आपको आइडिया समझ आ जाता है कि मार्केट किस तरीके से मतलब ऊपर जा रही है, नीचे जा रही है, अकॉर्डिंगली आप इजी मनी कर सकते हो। तो इसके लिए सरकार जो है वो चाहती है कि अभी लॉन्गर टाइम इन्वेस्टमेंट के लिए पुश यहाँ पर मिले लोगों को। देन बैंकिंग सेक्टर सेट फॉर सी चेंज, देन पीएफसी आरईसी टू बी रीस्ट्रक्चर्ड। पीएफसी क्या है हमारे पास, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन एंड रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन जो है अब अचीव करेगा स्केल एंड इंप्रूव्ड एफिशिएंसी इन अ पब्लिक सेक्टर एनबीएफसीज। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, बैंकिंग सेक्टर को रीअरेंज करने की बात की जा रही है। उन्होंने बोला बैंकिंग सेक्टर में जो प्राइवेट सेक्टर है, या इवन हमारे जो आप कह सकते हो कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, दोनों की बैलेंस शीट इस टाइम पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, रिजिलियंट हमारा बैंकिंग सेक्टर है, ठीक है। बट जो प्राइवेट सेक्टर के जो बैंक्स हैं जनरली वो सिर्फ और सिर्फ प्रॉफिट मेकिंग इंडस्ट्री की तरह काम करते हैं। एंड जो हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं वो भी अब हमारे पास आइडिया क्या है कि हम 100% बैंकिंग फैसिलिटी यहाँ पर प्रोवाइड करना चाहते हैं कोने कोने तक, जो कि पॉसिबल नहीं हो सकता। 100% सोच रहे हैं, 98% 99% के आसपास हम अचीव करना चाहते हैं, जो कि अभी के अकॉर्डिंगली प्रैक्टिकली हमारे पास पॉसिबल नहीं होगा। तो उन्होंने ये बोला कि इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए कि बैंकिंग एक्टिविटीज़ या बैंकिंग की एक्सेसिबिलिटी हम दे सकते हैं, तो हम क्या करते हैं कि जो हमारे पब्लिक बैंक्स है ना, उन्हीं के ही साथ में कोलैबोरेशन में एनबीएफसीज काम करेंगी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज जो है वो काम करेंगी, एंड बैंकिंग लाइक फैसिलिटीज जो है प्रोवाइड करेंगी। एंड संरक्षण किसका होगा यहाँ पर, अगेन आरबीआई के द्वारा उनको रेगुलेट किया जाएगा। तो इसी तरीके से जो बैंकिंग सेक्टर है उसके अंदर रिफॉर्म लेके आने की बात की जा रही है कि नए इंफ्रास्ट्रक्चर को खड़ा करने की भी जरूरत ना पड़े, एंड कोई अगर एनबीएफसी आना चाहता है बीच में, वो अपना सेटअप कर सकता है, वहां पर बैंकिंग फैसिलिटीज प्रोवाइड करे, बट यहाँ पर आरबीआई जो है इसको रेगुलेट करेगा। द न्यू आईटी एक्ट टू टेक इफेक्ट फ्रॉम April 1। अब पिछले साल आप कह सकते हो कि 12% जो टैक्स रिजीम है वो भी एप्लीकेबल होनी थी इस साल, है ना, उसको यहाँ पर एप्लीकेबल किया जाएगा। जो टैक्स पेयर्स है उनके लिए अब आप कह सकते हो कि ऑर्डिनरी सिटीजन जो हैं वो किसी भी तरह से, उनको किसी भी तरह की डिफिकल्टी के बगैर कंप्लाई यहाँ पर करना पड़ सकता है, डिफिकल्टी नहीं होगी। मतलब जो पहले इतना डिफिकल्ट होता था कि आप अपनी खुद से ही टैक्स की जो रिटर्न है वो नहीं भर पाते थे, अब उसको सिंप्लीफाई कर दिया गया इस प्रोसेस को, ताकि खुद से आप टैक्स भरना यहाँ पर सीखो, आपको पता लगे किस तरीके से काम होता है। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि 6 डेकेड्स ओल्ड इनकम टैक्स जो एक्ट था 1961 का, उसके अकॉर्डिंगली जो चेंजेस है वो इस साल होंगे। देन लेबर इंटेंसिव टेक्सटाइल सेक्टर्स एमएसएमईज टू गेट न्यू स्कीम्स। तो अब हमें पता है मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर सरकार यहाँ पर बहुत ज़्यादा फोकस करना चाहती है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स के अंदर, एमएसएमईज के अंदर अब जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की वजह से हम क्या चाहते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग जो इंडिया के अंदर हो, क्योंकि रिलायंस खुद की हो, आत्मनिर्भरता खुद की हो, 2047 तक विकसित भारत यहाँ पर हो सके। तो यहाँ पर ये चीज़ बोली जा रही है कि टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर ऑलमोस्ट 25% का जंप देखने को मिल रहा है बजटरी एलोकेशन के अंदर। एंड इस्टेब्लिश किया जाएगा हाई टेक्नोलॉजी टूल रूम्स को 2 लोकेशंस में, जो कि डिजिटली एनेबल्ड होंगे, कि ऑटोमेटिक सर्विस प्रोवाइड कर सके, जो कि लॉजिकली डिजाइन कर रहा है, लोकली डिजाइन जो चीजें हैं टेस्ट करे, मैन्युफैक्चर करे हाई प्रिसीजन के साथ उन कंपोनेंट्स को एट स्केल और एट लोअर कॉस्ट, ठीक है। टेक्सटाइल सेक्टर तभी फायदा देगा, कॉस्ट अगर उसकी कम होती है तो प्रिसीजन से यहाँ पर आप क्या है, न्यू इनोवेशन या टेक्नोलॉजी को यहाँ पर लगाया जा रहा है। तो अब स्कीम किसके लिए होगी, एनहांसमेंट ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर इक्विपमेंट
इक्विपमेंट्स के लिए, जो कि अब क्या है, बूस्ट करेगा लोकल मैन्युफैक्चरिंग की हाई वैल्यू एडवांस टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू इक्विपमेंट्स। तो यहाँ पर 10,000 रुपए का जो बजटरी एलोकेशन है नेक्स्ट 5 ईयर्स के अकॉर्डिंगली दिया गया है। तो लेबर इंटेंसिव सेक्टर के अंदर गवर्नमेंट ने प्रपोज किया है कॉम्प्रिहेंसिव मेजर्स, जो कि अब प्रोग्राम को यहाँ पर नेशनल फाइबर स्कीम फॉर यू कैन से फाइबर सिल्क वुल एटसेट्रा, ठीक है, इन सब के लिए यहाँ पर प्रमोट किया जा रहा है। उसके अलावा मेगा टेक्सटाइल पार्क्स को डेवलप किया जाएगा एंड वैल्यू एडिशन यहाँ पर टेक्निकल स्किल्स की हो रही है, टेक्निकल एक्सपेंशन हो रही है, एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स है, मॉडर्नाइज किया जाएगा ऐसे ट्रेडिशनल क्लस्टर्स को, जो कि अब यहाँ पर मशीनरी की आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन आपको प्रोवाइड करेगी। तो नेशनल हैंडलूम एंड नेशनल हैंडीक्राफ्ट प्रोग्राम जो है उसको भी टारगेटेड सपोर्ट के साथ यहाँ पर वीवर्स के साथ, आर्टिजन्स के साथ कोलैबोरेट किया जाएगा। महात्मा गांधी का जो ग्राम स्वराज इनिशिएटिव है उसको खादी की प्रोडक्शन के लिए बूस्ट किया जाएगा। जो अब यहाँ पर हैंडलूम एंड हैंडक्राफ्ट है वो टेक्स इको इनिशिएटिव के अंडर प्रमोट किए जाएंगे एंड सस्टेनेबल टेक्सटाइल्स एंड अपैरल एंड समर्थ 2.0 जो है अपग्रेड करेगा टेक्सटाइल स्किलिंग सिस्टम को। तो ऑल टुगेदर आपकी पूरी की पूरी न्यूज जो है वो टेक्सटाइल सिस्टम की ही बात करती है कि कैसे उसमें मॉडर्नाइजेशन होगी, कौन सी स्कीम इसके अंदर एलोकेटेड है, कितना बजट इसको एलोकेट किया गया है एंड मेजर आइडिया इसकी जो टेक्सटाइल सेक्टर है जो कि अब अगेन टैरिफ्स की वजह से यूएसए के साथ यहाँ पर प्रॉब्लमैटिक कंडीशन में था एंड यूरोपियन यूनियन के साथ भी मे बी हमारा जो एक आप कह सकते हो नई मार्केट 27 कंट्रीज की खुल सकती है इंडिया के लिए टेक्सटाइल सेक्टर के कॉन्टेक्स्ट में, उसके लिए अब पहले से ही प्रिपेयर किया जा रहा है क्योंकि इस साल के एंड तक में भी अब आप कह सकते हो कि यूरोपियन यूनियन के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है वो साइन हो सकता है। मे बी अब इंडिया के यूएस के साथ भी रिलेशन बेटर हो जाए, जो अब आप कह सकते हो 25% टैरिफ अगर उन्होंने भी बोल दिया हटाने के चांसेस हैं यहाँ पर, तो उससे भी मे बी फायदा हो सकता है एंड जो टेक्सटाइल सेक्टर है इट कैन गो अ लॉन्गर वे, ठीक है। तो इन दैट केस जो बजट है उसने एक स्कीम 200 अब लेगेसी इंडस्ट्रियल क्लस्टर्स को क्रिएट करने के लिए जहां पर 10,000 करोड़ रुपए एसएमई की ग्रोथ फंड के लिए लगाए जाएंगे, जो कि फ्यूचर चैंपियंस को बनाएगा, किस लिए, सेल्फ रिलायंट इंडिया फंड को सेटअप करके, जो कि 2021 में सेटअप वैसे किया गया था इनिशियली कितना 2,000 करोड़ रुपए के लिए। अब उसके अंदर जो रिस्क कैपिटल है या माइक्रो यूनिट्स हैं उनको एक्सेस इस कैपिटल का दे दिया जाएगा ताकि आप उसको एटलीस्ट ट्राई करके या रिस्क की असेसमेंट के बेसिस पे कैपिटल का एक्सेस देके आप स्मॉल इंडस्ट्रीज को तो बनाना शुरू कीजिए। देन उसके बाद ट्रेड रिसीवेबल्स डिस्काउंटिंग स्कीम जो है एक मैंडेटरी ट्रांजैक्शन सेटलमेंट होगी हर एक उस परचेज के लिए जो कि एमएसएमईज के द्वारा की गई है, सीपीएसई के द्वारा, एंड ये क्या होगा, इंट्रोड्यूस किया जाएगा इनवॉइस डिस्काउंटिंग के बेसिस पे ट्रेड्स प्लेटफॉर्म के थ्रू ही, एंड जीईएम जो है वो लिंक किया जाएगा ट्रेड्स एंड ट्रेड्स रिसीवेबल्स के साथ, वो इंट्रोड्यूस किया जाएगा एसेट बैक सिक्योरिटीज के साथ ताकि एक सेकेंडरी मार्केट को भी डेवलप किया जा सके। तो अब ये क्या है ट्रेड्स प्लेटफॉर्म, क्या देखो एमएसएमईज या एसएमईज को अगर इस्टेब्लिश किया जा रहा है ना, उनको क्रेडिट यहाँ पर सरकार प्रोवाइड करती है, बट वो क्रेडिट जो है रिस्क असेसमेंट के बेसिस पे होगी, कुछ तो उनको इन रिटर्न यहाँ पर क्या भरना पड़ेगा। अगर ज़्यादा बड़ी अमाउंट है कुछ तो आपके पास यहाँ पर क्या होता है कि कुछ तो चीज़ आप गिरवी रखते हो या कुछ तो एटलीस्ट आपके पास यहाँ पर पेपर्स होने चाहिए चीज़ों को लेकर, तो उसी के असेसमेंट के लिए एक इंटीग्रेटेड प्लेटफॉर्म है काइंड ऑफ, कि अगर कल को वो रीपे नहीं कर पा रहे हैं तो एसेट्स जो है वो अब बैक जो है वो क्रेडिट है वो बैक्ड बाय सम काइंड ऑफ एसेट यहाँ पर होना जरूरी है। तो थोड़ी सी यहाँ पर स्क्रूटिनी काइंड ऑफ लेवल थोड़ा सा बढ़ा दिया गया है सेफर एनवायरमेंट क्रिएट करने के लिए। देन 10,000 करोड़ डोजेज फॉर बायोफार्मा, तो यहाँ पे बायोफार्मा शक्ति जो है उसकी यहाँ पर बात की जा रही है कि जो बायोफार्मा सेक्टर है वो अब यहाँ पर क्या करेगा, 10,000 करोड़ रुपीस नेक्स्ट 5 इयर्स के अंदर डेवलप करने के लिए ग्लोबल बायोफार्मा मैन्युफैक्चरिंग हब। तो बायोफार्मा शक्ति जो है एक इकोसिस्टम को बनाएगा ताकि डोमेस्टिकली प्रोड्यूस किया जा सके बायोसिमिलर्स को और बायोलॉजिक्स को, ठीक है। तो बायोफार्मा जो है 7 स्ट्रेटेजिक एंड फ्रंटियर सेक्टर्स के अंदर आइडेंटिफाई किया गया सरकार के द्वारा। कल देखना शेयर मार्केट के अंदर जो बायोफार्मा कंपनी थी देवर अप, ठीक है, जब ये चीज हुई, ठीक है। एंड इनोवेशन होगी यहाँ पर, प्रोडक्शन होगी फार्मास्यूटिकल कम्स की, एंड यू कैन से इट कम्स अगेंस्ट द बैकड्रॉप के इंडिया के अंदर जो आप कह सकते हो बर्डन है ऑफ डिजीजेस, नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस को कल स्पेसिफिकली यहाँ पर सरकार ने केटर किया है। तो अब इन सभी की सभी चीजों के लिए इंडिया जो है वो बायोफार्मा के सेक्टर के अंदर काम करे, वो अब वो खुद से ही आत्मनिर्भरता लेकर आ सके, ताकि हम खुद से ही अब क्या क्या कह सकते हो कि खुद से ही आप क्या करो कि डेवलप करो उन बायोफार्मा से रिलेटेड जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, ठीक है, एंड केटर कर पाओ यहाँ पर डिमांड, क्योंकि आने वाले टाइम में जैसे नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस बढ़ती जा रही हैं तो हमें इसके ऊपर R&D लगाने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। तो सरकार ने यही चीज़ की है। तो यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स जो है ना एक कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि किसी भी और आप मेडिसिन की यहाँ पर बात करो उस तरीके से ये नहीं बनाया जाता, कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है एंड इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा आपको स्पेशलाइज्ड प्रोडक्ट्स एंड हाईली सेंसिटिव चीज़ें चाहिए होती हैं, एंड उसी के लिए अगर सरकार यहाँ पर ले रही है कुछ ना कुछ काम, बायोटेक्नोलॉजी का यहाँ पर यूज़ आता है, इवन के एनिमल्स एंड इवन के आप कह सकते हो एनिमल्स प्लांट बेस्ड ऐसे बहुत सारे जो जीन्स है उसको भी एक्सट्रैक्ट किया जाता है, रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स होते हैं। तो काफ़ी डेलिकेट
डेडिकेट तरीके से इसके ऊपर काम करने की जरूरत होती है। तो बायोफार्मा के अंदर अगर इंडिया चाह रही है अभी काम करना, तो इट विल बी, यू कैन से, द राइज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी फील्ड इन इंडिया। ठीक है, तो इसकी यहाँ पर ये बात कही गई है। देन चीपर कैंसर ड्रग्स, ट्रेनिंग फॉर 1.5 लाख केयर गिवर्स। ठीक है, 1.5 लाख केयर गिवर्स के लिए तो स्पेसिफिकली यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर होगी, प्लस आप देखोगे कि 17 ऐसे कैंसर रिलेटेड ड्रग्स एंड मेडिसिन, क्योंकि नॉन कम्युनिकेबल डिजीज की बात मैं बता रही हूँ, तो उसको सस्ते किए जाएंगे, 7 इसके अंदर और ऐड किए जाएंगे। एंड स्पेसिफिकली एग्जाम्पशन होगी ड्रग्स के ऊपर किसी भी तरह की इंपोर्ट ड्यूटी की। ठीक है, ड्रग्स के ऊपर, एंड फूड फॉर स्पेशल मेडिकल पर्पसेस, जो कि पर्सनल यूज के लिए अगर आप इंपोर्ट कर रहे हो अंडर दिस सर्कमस्टांसेस, तो उसके अंदर भी इंपोर्ट ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। अब इसके अंदर क्या है, नेशन वाइड नेटवर्क ऑफ 1000 एक्रेडिटेड क्लिनिकल ट्रायल साइट्स यहाँ पर अपग्रेड करेगा, जो कि ड्रग रेगुलेटरी सिस्टम को उसको एस्टैब्लिश किया जाना है। तो एक तरह से हेल्थ स्पेंडिंग के अंदर मॉडेस्ट ग्रोथ देखने को मिली है, ज्यादा बजट को एलोकेशन यहाँ पर नहीं बढ़ाई गई है। आयुष्मान भारत की बात करें एंड उसको 9500 करोड़ रुपीज यहाँ पर हल्के से मार्जिनल इंक्रीज के साथ देखने को मिला है। तो 100 करोड़ की जो प्रोविजन है वो ट्रेनिंग के लिए किसकी, अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर बनाई जाएगी। एक पुश है कि इसके लिए एक्सपैंड किया जा सके केयर डिलीवरी को बियॉन्ड हॉस्पिटल्स, पर्टिकुलरली कहाँ पर, अब ऐसी सर्विसेज जो कि घर पे आके आपको दी जा सकती है ना, कि घर पे कोई पेशेंट है तो पोस्ट आप कह सकते हो हॉस्पिटलाइजेशन जो केयर है उसके लिए भी अब जो रिक्वायर्ड ट्रेनिंग है वो 100 करोड़ की बजट एलोकेशन उसके लिए दी गई है। तो अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग केयर इकोसिस्टम को एस्टैब्लिश किया जा रहा है, एंड यहाँ पर आपके जो केयर गिवर्स हैं उनको यहाँ पर आप कह सकते हो बिल्ड किया जाएगा इंडिया के अंदर, तो उनके लिए भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी बढ़ती हुई। तो अब अनाउंसमेंट क्या है, नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क जो कि अलाइन करेगा उन प्रोग्राम्स के साथ, जो कि अब ट्रेन करेंगे मल्टी स्किल्ड केयर गिवर्स को, कंबाइन करने के लिए किसको, कोर केयर स्किल्स को अलाइड कैपेबिलिटीज के साथ, जिसके अंदर वेलनेस, योगा एंड ऑपरेशन फॉर मेडिकल एंड असिस्टिव आप कह सकते हो डिवाइसेस इंक्लूड होंगी। तो 1.5 लाख केयर गिवर्स जो है इनको भी ट्रेन किया जाएगा। मेजर स्केल अप है हेल्थ प्रोफेशन सेक्टर के अंदर स्पेसिफिकली, एंड बजट जो है प्रोवाइड करता है इंक्रीज इन MBBS, पोस्ट ग्रेजुएट, सुपर स्पेशलिटी एंड नर्सिंग सीट्स, जो कि अब स्ट्रेंथन करेगा टीचिंग, लर्निंग एंड क्लिनिकल ट्रायल कैपेसिटीज को। ठीक है, एंड प्रमोट करेगा कटिंग एज टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन किसके अंदर, बायोमेडिकल फील्ड्स के अंदर स्पेसिफिकली। देन न्यू रूरल जॉब स्कीम्स गेट्स ओवर 9500 करोड़ रुपीज। तो यहाँ पर न्यू रूरल जॉब्स के अंदर आपको स्पेसिफिकली किसके लिए, मनरेगा के लिए, VB राम जी के लिए जो आइडिया है वो अकॉर्डिंगली दिया जा रहा है। तो यहाँ पे जो VBG राम जी है एक्ट 2025 का, एंड 30,000 करोड़ रुपीस जो है किसको, मनरेगा को दिए गए हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ना आपको सिर्फ इतना से इतना न्यूज़ के अंदर बताया गया है कि जब तक VB राम जी जो है फाइनली एप्लीकेबल नहीं हो जाता, तो 6 महीने का टाइम पीरियड स्टेट्स को दिया जाएगा रोल आउट करने के लिए। ठीक है, अपने वर्जन ऑफ VBG राम जी एक्ट जो है, तब तक मनरेगा जो है पिक्चर के अंदर रहेगा। तो अब ये न्यूज़ आपको स्पेसिफिकली ये चीज़ बताती है कि जो सर्टन अमाउंट यहाँ पर सरकार के द्वारा बोला गया ना कि मनरेगा के अंदर करंटली है एंड VBG राम जी स्कीम के अंडर भी है, अगर आप टोटल यहाँ पर 125 डेज की जो आप कह सकते हो कि अमाउंट प्रोवाइड भी करना चाहते हो, एंड 60-40 बेसिस पे जो शेयरिंग है यहाँ पर हो रही है, उसके अकॉर्डिंगली भी जो सरकार ने यहाँ पर बजट एलोकेट किया ना दोनों ही स्कीम्स का इंक्लूड करके, तो भी वो यहाँ पर पूरा नहीं पड़ पा रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ तो आगे जरूरत पड़ेगी सरकार को इसका बजट बढ़ाने के लिए, आपको न्यूज़ डे यही चीज बताती है। देन फोकस ऑन मेंटल हेल्थ, कॉम्प्रिहेंसिव पुश टू स्केल अप आयुष इकोसिस्टम। तो यहाँ पर मेंटल हेल्थ को लेकर सरकार ने क्या बोला है कि कंट्री जो है सफिशिएंट नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट्स को फिलहाल केटर नहीं करती है, तो भी उनको एस्टैब्लिश करने की जरूरत है। तो 2 नए नेशनल मेंटल हेल्थ इंस्टीट्यूट्स रांची और तेजपुर के अंदर एस्टैब्लिश किए जाएंगे, ताकि न्यू नेशनल यू कैन से इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरो साइंसेज नॉर्थ इंडिया के अंदर बनाए जाने हैं। तो अब यहाँ पर न्यू इंस्टीट्यूशन जो है मेंटल हेल्थ केयर, एडवांस ट्रेनिंग, रिसर्च, पर्टिकुलरली कहाँ पे जो ऐसे रीजन्स जो कि अंडर सर्व्ड है उसके अंदर एस्टैब्लिश किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे पुश किसको है, इंडिया के आयुष इकोसिस्टम को, और अनाउंस किया गया कि जो एस्टैब्लिशमेंट होगी 3 नए ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट्स ऑफ आयुर्वेदा को, ताकि जो अब एजुकेशन एंड एक्सीलेंस, क्लिनिकल एक्सीलेंस इन ट्रेडिशनल मेडिसिन को यहाँ पर पुश दे रहा है। देन आपको बजटरी एलोकेशन के बारे में यहाँ पर बताया गया है। देन कोकोनट, कोको, सैंडलवुड गेट स्पेशल अटेंशन। के कोकोनट को लेकर सपोज कीजिए कि जो क्रॉप्स है सच एज कोकोनट, सैंडलवुड एंड कोको एंड कैश्यू जो है कोस्टल एरियाज के अंदर फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं, कि पहले इंडिया जो है वो टॉप प्रोड्यूसर्स में से हुआ करता था ऑफ कोकोनट, बट धीरे धीरे करके अगर आप देखोगे कि जो कोकोनट प्रोड्यूस है वो कम होनी शुरू हो गई, क्योंकि हमारे पास जो ट्रीज हैं, ठीक है, नंबर ऑफ ट्रीज, कोकोनट ट्रीज की जब हम बात कर रहे हैं उनकी प्रोड्यूस जो है वो ऑटोमेटिकली कम होनी शुरू हो गई। तो सरकार ने बोला है कि जो कोकोनट के ट्रीज हैं जो कि अब इतने उपजाऊ नहीं है, प्रोडक्टिव नहीं है, तो उनको निकाल कर अपरूट करके नई सैपलिंग्स के द्वारा रिप्लेस किया जाएगा, ताकि जो कोकोनट की प्रोडक्शन है इंडिया की वो वापस से बढ़ सके। तो यहाँ पर जो अगर ट्रीज है नॉर्थ इंडिया के अंदर एंड नट्स सच एज आलमंड्स, वॉलनट्स एंड पाइन नट्स जो है हिली रीजन्स के अंदर, उनको भी सपोर्ट दिया जाएगा। कि इंडिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट कोकोनट प्रोड्यूसर हुआ करता था, 30 मिलियन पीपल जो है उनका लाइवलीहुड यहाँ पर डिपेंडेंट किसके ऊपर था, कोकोनट के ऊपर ही था। ठीक है, तो यही चीज उन्होंने यहाँ पर कोकोनट प्रमोशन के बारे में बताई। देन सैंडलवुड के प्रमोशन के लिए उन्होंने बोला कि स्टेट गवर्नमेंट के साथ सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पर मिलकर काम करेगी, ताकि जो कल्टीवेशन है
एंड पोस्ट हार्वेस्ट यहाँ पर प्रोसेसिंग है सैंडलवुड को लेकर, उसको भी रिस्टोर किया जा सके। एंड जो फार्मर्स है दे आर नॉट हैप्पी विद दिस सिचुएशन, क्योंकि उन्होंने बोला कि कैश क्रॉप्स जो है वो कंट्री की इकोनॉमी और बजट को ऑल ओवर यहाँ पर और ज़्यादा जो है डोमिनेट करते हैं कहीं ना कहीं। तो अब यहाँ पर जो मिशन सच एज जो कोकोनट टेक्नोलॉजी मिशन है, मिशन ऑन पल्सेज है, हाइब्रिड सीड्स है, मखाना बोर्ड है, जिनका मेंशन पिछले साल के बजट्स में, उससे पिछले साल के बजट्स में था, इस साल उसके बारे में भी कुछ बात नहीं की गई है, ठीक है। देन बजट प्रोवाइड्स फॉर गर्ल्स हॉस्टल्स शी मार्ट्स टू एंटरप्रेन्योर्स। तो यहाँ पर हमारी जो लखपति दीदीज है उनका रोल आने वाला है। तो जो शी मार्ट्स है ना, अब ये क्या है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद से इस्टेब्लिश किए जाएंगे। इसके अंदर हर एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक सरकार ने बोला है कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के तौर पे एक लड़कियों का हॉस्टल जो है एग्जिस्ट करेगा। एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए एंड स्पेसिफिकली जो साइंस से रिलेटेड लेबोरेटरीज हैं उनको यहाँ पर प्रोवाइड किया जाएगा फॉर ऑल दोज गर्ल स्टूडेंट्स जो कि अब इंटरेस्टेड इन टूवर्ड्स साइंस। एंड यहाँ पर हेल्प कौन करेंगे, हमें सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की जो वुमेन है उनको ट्रेन किया जाएगा। एंड उनको अब यही नहीं बोला जाएगा कि आप सिर्फ और सिर्फ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के अंदर आप लखपति दीदी या हमारी जो सेल्फ हेल्प ग्रुप से रिलेटेड या ओरिएंटेड वुमेन हो, आपको यहाँ पर एंटरप्रेन्योर बनने का यहाँ पर मौका दिया जाएगा। कि अब जो सक्सेस है लखपति दीदी इसकी, तो गवर्नमेंट जो है वो प्लान करना चाहती है हेल्प वुमेन की क्रेडिट लिंक लाइवलीहुड्स के ऊपर आप यहाँ पर डिपेंडेंट रहो, ठीक है। एंड सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर मार्ट्स जो है, तभी इसका नाम शी मार्ट डाला गया, सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर मार्ट्स, ठीक है। तो सेल्फ हेल्प ग्रुप एंटरप्रेन्योर मार्ट्स है इसका पूरा नाम, तो शी मार्ट्स इसी वजह से यहाँ पर हुआ है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ओन रिटेल हाउस होल्ड्स एंड क्लस्टर लिविंग फेडरेशन के थ्रू यहाँ पर आपको इनोवेटिव फाइनेंसिंग एनेबल किया जाएगा वुमेन को टेक द स्टेप फॉर एंटरप्रेन्योरशिप, ठीक है। तो ये अब शी मार्ट्स के लिए स्पेसिफिकली बताया गया है। देन पोस्ट सिंदूर मेजर बूस्ट फॉर डिफेंस सेक्टर में देख लेना कितना यहाँ पर आपका एलोकेशन हुआ है। बट आपको इतनी चीज यहाँ पर बताई जा रही है कि इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखो कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ने रियलाइज किया है कि हम सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर यूजेज नहीं कर सकते, हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं वेपन्स की, है ना। तो उसी वजह से जो हाईएस्ट बजटरी एलोकेशन यू कैन से जो कि अकाउंट कर रही है, आप कह सकते हो 14.67% ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को दिया गया है, ठीक है। 14.67% ऑफ द बजट सरकार का वो अब डिफेंस मिनिस्ट्री को दिया गया है। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी है। प्लस अब यहाँ पर हम सिर्फ और सिर्फ खर्चा कर ही नहीं रही है सरकार प्रोडक्शन के साथ साथ यहाँ पर एक्सपोर्ट्स की बात कर रही है, मैन्युफैक्चरिंग जिसमें मेड इन इंडिया की बात आ रही है, मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट की बात की जा रही है, ठीक है। ये सारी चीजों को लेकर सरकार ने कंसिडर किया है कि जितना हम पैसा लगाएंगे उसके अकॉर्डिंगली हम रेवेन्यू यहाँ पर जनरेट कर सकते हैं। तो आपको टोटल इन डिटेल सारी चीज बताई गई है, बट उसकी जरूरत मुझे लगता नहीं आपको इतनी ज्यादा डिटेल में होगी कि इंडिजिनस डिफेंस प्रोडक्शन में यूनियन गवर्नमेंट की एलोकेशन जो है 7.85 लाख करोड़ रुपीस की है डिफेंस सर्विसेज के लिए, हाईएस्ट एवर बजट आउटले सेक्टर के लिए ये अभी तक बताया गया है। 2% ऑफ द एस्टिमेटेड जीडीपी के लिए इक्विवेलेंट हमारा बजट अभी तक देखने को ये मिल रहा है। 15.9% इंक्रीज लास्ट ईयर के हिसाब से बजट एस्टिमेट्स एंड रिवाइज एस्टिमेट्स के अकॉर्डिंगली यहाँ पर बताया जा रहा है। बाकी इनहांस एलोकेशन जो है सिर्फ एक्सेलरेट करने के लिए, मॉडर्नाइजेशन के लिए नहीं है, आर्म्ड फोर्सेस की मीटिंग रूटीन ऑपरेशनल रिक्वायरमेंट्स के लिए भी नहीं है, बट एडिशनल फाइनेंशियल नीड्स जो कि इमरजेंसी प्रोक्योरमेंट ऑफ आर्म्स एंड एमिनेशन के लिए हमें जरूरत पड़ सकती है। तो ये हमारे अब यूएवीज की बात हो गई, नेक्स्ट जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट्स हो गए, शिप्स हो गए, सबमरीन्स हो गए, ड्रोन्स हो गए, देन स्मार्ट वेपन्स हो गए एंड स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स के लिए जो पैसा जनरेट किया जाएगा वो डिफेंस मिनिस्ट्री उसको रीयूज करेगी प्रोक्योर करने के लिए, इंपॉर्टेंट जो कि अपग्रेडेशंस रिक्वायर्ड है इन द मिनिस्ट्री इटसेल्फ एंड इन द यू कैन से सर्विसेज एज वेल। तो मार्जिनल हाइक फॉर एग्रीकल्चरल लीव्स फार्मर्स एंड हैप्पी, तो यहाँ पर किसी भी तरीके से एमएसपी की बात नहीं हुई है। क्रिटिकल डिमांड्स जिसमें स्टैट्यूटरी मिनिमम सपोर्ट प्राइस, फार्मर्स की डेट रिलीफ या रेजोल्यूशन ऑन द क्राइसिस कॉज्ड बाय ग्लोबल ट्रेड टैरिफ प्रॉब्लम्स, कहीं पे भी उनको यहाँ पर ध्यान में नहीं दिया गया है। प्लस यहाँ पर अगर आप देखोगे एग्रीकल्चरल सेक्टर में 2.6% का ही बूस्ट देखने को मिला है बजट एलोकेशन के अंदर भी। अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कितना है एडिशनल, यहाँ पर 3000 करोड़ रुपए कंपैरिजन टू द प्रीवियस बजट दिया गया है इस बार एग्रीकल्चर सेक्टर को। एंड टोटली यहाँ पर आप कह सकते हैं इग्नोर किया हुआ सेक्टर थोड़ा सा देखने को मिल रहा है। प्लस रिसर्च बजट जो है वो भी कट किया जा रहा है, यानी कि नेशनल जो किसान हमारे सम्मान निधि है जो कि अब फिस्कल अलाउंस फार्मर्स को प्रोवाइड कर रहा है, उसके अंदर भी बजटरी कट यहाँ पर देखने को मिल रहा है। एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड जो एजुकेशन है वो भी डिप कर दिया गया है, अमाउंट जो है ये नंबर जो है इसका भी कम कर दिया गया है। एंड यहाँ पर 350 करोड़ रुपीस इन सपोर्ट ऑफ हाई वैल्यू एग्रीकल्चर सच एज कोकोनट, कैश्यू, सैंडलवुड एंड अदर नट क्रॉप्स जो है उसके लिए एलोकेट किया गया है। तो अब यहाँ पर जो हमारे पास भारत विस्तार है, वर्चुअली इंटीग्रेटेड सिस्टम ऑफ एक्सेस एग्रीकल्चरल रिसोर्सेज, तो मल्टीपल आप कह सकते हो एआई की डेवलपमेंट टूल जो है उसके लिए पैसा थोड़ा सा सरकार ने यहाँ पर लगा दिया, मॉडर्नाइजेशन के लिए लगा दिया, एआई की तरफ भाग रहे हैं, ठीक है। तो यही सरकार को जो है यहाँ पर क्या है प्रोवाइड करना है एक्सेस इन रीजनल लैंग्वेजेस कि किस तरीके से अगर आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है फार्मर्स को तो आप उस तरीके से हेल्प लेके प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं। बट ओवरऑल अगर आप एग्रीकल्चर के बजट को देखो उसको इतना ज़्यादा यहाँ पर नहीं बढ़ाया गया है।
देन विद एलोकेशन ऑफ ₹500 करोड़ सेंटर बैच फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पोर्ट्स गुड्स इन इंडिया। स्पोर्ट्स गुड्स के अंदर आप स्पेसिफिकली जब पंजाब की बात कर रहे थे कि जो आदमपुर वाला आप कह सकते हो कि हमारे पास एयरपोर्ट है उसका नाम रीनेम कर दिया गया है, तो अब स्पोर्ट्स सेक्टर के अंदर जो पंजाब है वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके अंदर जलंधर जो सिटी है, ठीक है, दैट इज फेमस फॉर देयर स्पोर्ट्स एक्सपोर्ट्स। तो अब यहाँ पर 500 करोड़ रुपीस जो है स्पोर्ट्स के लिए स्पेसिफिकली यहाँ पर दिया गया है। फर्स्ट टाइम एलोकेशन हुई है 500 करोड़ रुपीस की, एंड एलोकेशन किसको दी गई है, यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री की, वो रेज कर दी गई थी बाय ओवर 1000 करोड़ रुपीस। तो यहाँ पर अब बजट एलोकेशन के अकॉर्डिंगली जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो नोडल बॉडी है जो कंडक्ट करेगी नेशनल कैंप्स एंड लॉजिस्टिक्स को, अरेंज करेगी कि जो अब जितनी भी एथलीट्स की ट्रेनिंग है उसको भी एनहांस कर दिया गया है, उसके रिलेटेड जितने भी अरेंजमेंट्स है वो नोडल एजेंसी जो हमारी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया है वो देखेगी। और जो नेशनल डोपिंग टेस्ट लेबोरेटरी एंड नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी का बजट है वो कट कर दिया गया है, वो कम कर दिया गया है। और इंडिया का जो पोटेंशियल है ग्लोबल हब के लिए हाई क्वालिटी एंड अफोर्डेबल स्पोर्ट्स गुड्स के लिए उसको भी हम बढ़ाना चाहते हैं। खेलो इंडिया के ऊपर सरकार ने यहाँ पर फोकस किया है एंड रिसीव किया है, उसको बजट एलोकेशन कितना दिया गया है 924.35 करोड़ रुपीस। देन बजट एलोकेशन फॉर 6000 करोड़ रुपीस फॉर सेंसस एक्सरसाइज। अर्लियर जो है इनिशियली कैबिनेट से यहाँ पर या इवन पार्लियामेंट से भी परमिशन ली गई थी अराउंड 11 या 12,000 करोड़ रुपीस की, तो इस बार जो है वो आप देखोगे कि बजट के अंदर एक्चुअली में उसकी एलोकेशन 6000 करोड़ रुपीस के आसपास की ही हुई है। तो अब विलेज के अंदर आप कैसे विलेज डेवलपमेंट के अंदर जो सेकंड फेज है वाइब्रेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम का, उसके अंदर कौन सी विलेजेस की डेवलपमेंट होनी है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। तो यूनियन कैबिनेट ने यहाँ पर कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट की बात की, इंटरनेशनल बॉर्डर के आसपास वो जो विलेजेस यहाँ पर लगती हैं, ठीक है, अब 300 करोड़ रुपीस उसके लिए दिए है। कौन से यहाँ पर विलेजेस है उसका नाम देखो, यहाँ पर आपको ले नजर आएगा कहीं पे, ले का नाम होगा यहाँ पे कहीं पे, चलो मैं आपको बता रही हूँ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के आसपास, इवन के उत्तराखंड के अंदर भी जो विलेजेस है बॉर्डर के आसपास, एंड स्पेसिफिकली ले की डेवलपमेंट के लिए यहाँ पे सरकार ने जो है विलेज डेवलपमेंट के लिए बात कर रही है। इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट की बात हो रही है, सीआरपीएफ का आपका बजट यहाँ पर बताया गया है। देन उसके बाद गवर्नमेंट जो एलोकेट कर रही है 450 करोड़ रुपीज किसके लिए, मॉडर्नाइजेशन स्टेट पुलिस फोर्सेज के लिए। तो अब इसका मेजर काम यहाँ पर क्या रहेगा कि लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म वाले जितने भी एरियाज हैं उनके अंदर जो है पीस एस्टैब्लिश किया जा सके। देन इंटरऑपरेबिलिटी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम जो है की पिलर्स रहेगा कि जो नए क्रिमिनल लॉज यहाँ पर पिक्चर में आए हैं कि डिजिटल प्लेटफॉर्म के अंदर सीमलेस डेटा शेयरिंग यहाँ पर पुलिस, कोर्ट्स एंड इवन प्रोसिक्यूशन, प्रिजनर्स एंड फॉरेंसिक एजेंसीज के बीच में एलोकेट किए जा सके, ठीक है, जो भी डेटा है इजीली शेयर किया जा सके विद रिस्पेक्ट टू अ पर्सन जो कि सस्पेक्टेड है, जो कि कन्विक्टेड है, जो प्रिजनर है, इवन वो फॉरेंसिक्स है, सभी के लिए एक सिंगल विंडो सिस्टम है ताकि वो डाटा को वहीं से बैठकर एक्सेस कर सके। उसके लिए भी आप कह सकते हो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के लिए सरकार ने काम किया है। देन कंटेनर मेकिंग इनलैंड वाटर वेज इन ऑन अ न्यू कोर्स, यहाँ पर जो बजट एलोकेशन है किसके लिए, शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए भी सरकार ने यहाँ पर दी है 10,000 करोड़ रुपए की कंटेनर जो कि इंडिया के अंदर बनाएंगे, तो रिजुविनेट करने के लिए इंडिजिनस शिप बिल्डिंग को एंड शिपिंग के लिए भी। एंड यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया था 70,000 करोड़ के आसपास का कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज जो कि अब मेजर इन्वेस्टमेंट की बात करता है स्टेट ओन शिप कोऑपरेशन ऑफ इंडिया के अंदर। अब यहाँ पर क्या है, ओशन गोइंग मर्चेंट जितनी भी शिप्स हैं उसकी रीडेवलपमेंट की बात हो रही है, नई शिप्स की यहाँ पर बात हो रही है, नए रूट्स की यहाँ पर बात हो रही है। तो गवर्नमेंट का क्या काम है कि इनलैंड एंड कोस्टल शिपिंग को यहाँ पर बढ़ावा दिया जा सके, क्योंकि हमारे आप कह सकते हो कि लास्ट माइल कनेक्टिविटी के अंदर सिर्फ और सिर्फ जो रोड्स एंड रेलवेज ही नहीं है, इनलैंड वाटरवेज भी उसका पार्ट है। तो यहाँ पर डेवलपमेंट की जानी है नेशनल वाटरवेज की वापस से, ठीक है। तो आप महानदी रिवर की भी यहाँ पर बात की गई है, मार्केट एक्सेस दिया जाएगा फार्मर्स को और स्मॉल बिजनेसेस को थ्रू दैट इनलैंड वाटरवेज जहाँ पर उसको चैनल किया जा सकता है। एंड जो करंट कॉस्ट है, टाइम डिसएडवांटेज है इनलैंड वाटरवेज को लेकर कि कॉस्ट बहुत ज्यादा इनिशियली इसके साथ है, तो सरकार यहाँ पर थोड़ा बहुत हेल्प करने की बात कर रही है। तो डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर्स जो है ताकि लॉन्ग रूट्स को अवॉइड किया जा सके, इनलैंड वाटरवेज को यूज किया जा सके, तो ऐसे ही फ्रेट कॉरिडोर्स जो है वो इनलैंड वाटरवेज के लिए डेवलप किए जाएंगे। जहाँ पे डाकुनी ऑफ ईस्ट ऑफ सूरत जो है इन द वेस्ट एंड ऑपरेशनलाइज किया जाएगा 20 न्यू ऐसे नेशनल वाटरवेज को जो कि अब ब्रह्मणी एंड महानदी नेशनल वाटर 5 जो है नेशनल वाटरवे 5 जो है वहां से अब कनेक्टिविटी उनकी होगी। एंड नेशनल वाटरवे जो कनेक्टिविटी है वो माइनिंग सेंटर्स के साथ भी यहाँ पर कनेक्टेड होंगे और महानदी के पास पोटेंशियल है फॉर डेवलपमेंट एंड कार्गो कैरिंग, उसको भी यहाँ पर एक्सप्लोर किया जाएगा। एंड जो प्रपोजल है कंटेनर शिप्स का वो क्रिएट करेगा कॉम्पिटिटिव ट्रेनिंग मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम को। अब बजटरी एलोकेशन जो है फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स उनको 10,000 करोड़ रुपए की दी गई है। देन बुद्धिस्ट सेक्टर्स को, हाइकिंग ट्रेल्स को, अब टूरिज्म सेक्टर को ग्रो करने की बात की जा रही है कि टूरिज्म जो है जनरेट करने वाली है एम्प्लॉयमेंट एंड लोकल इकोनॉमीज को बूस्ट करेगी। तो पायलट स्कीम अपस्केल करने के लिए 10,000 गाइड्स को और 20 आइकॉनिक टूरिस्ट साइट्स के लिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हॉस्पिटैलिटी को यहाँ पर सेटअप किया जाएगा, जहाँ पे प्रोफेशनल्स को, जो यहाँ पे गाइड्स हैं, है ना, उनको ट्रेन किया जाएगा। अब यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर ने क्या कहा है कि नेशनल डेस्टिनेशन डिजिटल नॉलेज ग्रिड को भी स्टैब्लिश किया जाएगा ताकि डिजिटली डॉक्यूमेंट का जो एक्सेस हो सभी के पास हो, चाहे वो कल्चरल, स्पिरिचुअल, हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस का हो, अगर वो डेटा है तो वहां पर उसका एक्सेस आपको मिल सकता है।
अब नॉर्थ ईस्ट की टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए स्कीम किसकी है, डेवलपमेंट ऑफ बुद्धिस्ट सर्किट की। बुद्धिस्ट सर्किट के अंदर किस किस को डेवलप किया जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, असम, मणिपुर, मिजोरम और त्रिपुरा को। एंड बजटरी एलोकेशन कंसर्न मेजर डिप देखने को मिला है यहाँ पर हमें नॉर्थ ईस्ट के डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि अब रिवाइज करके अगर आप देखो अमाउंट थोड़ा बहुत कम कर दिया गया है, बट टूरिज्म सेक्टर के अंदर उसको एडजस्ट किया जाएगा। कीपिंग इन द फोकस 15 ऐसी आर्कियोलॉजिकल साइट्स, कौन सी, जिसके अंदर लोथल, धोलावीरा, राखी गढ़ी, देन अदिचनूर, देन आप कह सकते हो सारनाथ, हस्तिनापुर और ले, इसकी डेवलपमेंट भी होगी किसके अंदर, वाइब्रेंट आप कह सकते हो एक्सपीरियंशियल कल्चरल डेस्टिनेशंस की तरह। तो अब जो लैंडस्केप्स हैं किसके लिए, अब हमने पहले भी डिस्कस किया था न्यूज़ के अंदर कि जितनी भी रीजन्स हैं यहाँ पर लोगों को बोला गया आप अपने घरों को होम स्टेज के अंदर कन्वर्ट कीजिए, लोगों को वहाँ पर टूरिज्म सेक्टर को बूस्ट देने के लिए हेल्प कीजिए, है ना। तो उसी तरीके से इसको यहाँ पर सर्किट्स के थ्रू कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने की बात की जा रही है। तो इकोलॉजिकली सस्टेनेबल एनवायरमेंट टूरिज्म ट्रेल जो है, जो कि एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप उसका ध्यान रखना कि माउंटेन ट्रेल्स हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू एंड कश्मीर, अराकू वैली इन द ईस्टर्न घाट्स, पोदी घाई मलाई इन द वेस्टर्न घाट्स एंड टर्टल ट्रेल्स को भी अलॉन्ग द नेस्टिंग साइट्स, कहां पर, कोस्टल एरियाज, ओडिशा के अंदर, कर्नाटका के अंदर, केरला के अंदर, उनको भी बनाया जाएगा। एंड बर्ड वॉचिंग ट्रेल्स को भी पुलिकात लेक और आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु बॉर्डर्स के ऊपर आप कह सकते हो इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है सरकार के द्वारा। तो टूरिज्म सेक्टर इससे बूस्ट होगा, प्लस अब जो आप कह सकते हो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसको भी यहाँ पर ना किया जा सके। देन बूस्टर शॉट फॉर एजुकेशनल एंड स्किलिंग, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है एजुकेशन मिनिस्ट्री में जो बजट एलोकेशन है वो 14.21% से इंक्रीज देखने को मिल रहा है, मतलब 1.3 लाख करोड़ रुपीस यहाँ पर बजट एलोकेशन है। तो फोकस किसके ऊपर है, मेजरली समग्र शिक्षा अभियान केवीज के ऊपर, एंड जो आप कह सकते हो केवीज के अकॉर्डिंगली संगठन जो है विद्यालयों का संगठन है उसके लेकर, एंड 5 ऐसी यूनिवर्सिटी टाउनशिप्स जो है उसको स्टैब्लिश किए जाने की बात की जा रही है, जिसको पाथवे फ्रॉम एजुकेशन टू एम्प्लॉयमेंट भी माना जा रहा है। तो इसके अकॉर्डिंगली बस मैं आपको इतना ही बताना चाह रही हूँ कि अटल टिंकरिंग लैब्स जो है उसके अंदर भी 2700 करोड़ जो है वो एलोकेशन आप देखोगे कि जंप देखने को मिला है, कि एलोकेशन जो बजट की है बढ़ा दी गई है। 500 करोड़ रुपए थे लास्ट ईयर, जो कि अब कितनी 3200 करोड़ रुपीस इस साल हो चुकी है। देन आप देखोगे समग्र शिक्षा अभियान के अंदर भी राइज जो है 4100 करोड़ रुपीस की एलोकेशन है कंपेयर टू पिछले साल। एंड अब केंद्रीय विद्यालय संगठन की बात करोगे तो यहाँ पर 600 करोड़ रुपए ज्यादा दिए गए हैं एज कंपेयर टू लास्ट ईयर का बजट। एंड मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर भी आप देखोगे बजट की एलोकेशन जो है वो बढ़ गई है एंड पिछले साल के बजट एस्टिमेट के अकॉर्डिंगली। एंड यहाँ पर जो सरकार है स्किल मिनिस्ट्री जो है अब डेवलप करना चाह रही है पीएम स्किलिंग एंड एम्प्लॉयबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन, अपग्रेडेड इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को लॉन्च करके, स्कीम्स को लॉन्च करके इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स को इस्टेब्लिश किया जाएगा। एंड कंटेंट क्रिएटर लैब्स जो हैं उनको भी इस्टेब्लिश किया जाएगा। 15,000 से ज्यादा सेकेंडरी स्कूल्स एंड 500 से ज्यादा कॉलेजेस जो हैं वो प्रमोट करेंगे किसको, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग एंड कॉमिक सेक्टर के अंदर जो इस्टेब्लिशमेंट हो सकती है डिजिटलाइजेशन के प्रोसेस के आगे। मतलब आगे सरकार अब चाह रही है कि वोकेशनल कोर्सेज को भी इनकलकेट किया जा सके एंड विजुअल्स, ग्राफिक्स, इन सब की डिमांड बहुत ज्यादा है मार्केट के अंदर, तो उसको बचपन से ही एजुकेशन सिस्टम के अंदर उसको डाल दिया जा सके, है ना। तो इसको नाम क्या दिया जा रहा है यहाँ पर, कंटेंट क्रिएटर लैब्स। द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइन जो है इसको इस्टेब्लिश करने की बात की जा रही है फॉर द डिजाइन एजुकेशन इन ईस्टर्न इंडिया एंड रिडक्शन होगी टैक्स कलेक्टेड एट द सोर्सेज फ्रॉम 5% टू 2%, जो कि परसू करना चाहते हैं एजुकेशन अब्रॉड। ठीक है, तो अकॉर्डिंगली आपके जो फॉरेन एजुकेशन है वो भी सस्ती की जा रही है। अब यहाँ पर हाई पावर्ड स्टैंडिंग कमिटी जो है वो इस्टेब्लिश की जाएगी फॉर द पाथवे, जो कि एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप को यहाँ पर आप कह सकते हो इंटरकनेक्टिविटी प्रोवाइड करे। तो यहाँ पे सब सेक्टर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है जो कि ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट है। अब टेक्नोलॉजीज जो है उसको आइडेंटिफाई किया जा सकता है आने वाले टाइम में, उनको भी कंटेंट क्रिएटर लैब्स के अंदर इनकलकेट किया जा सकता है। एआई जो है स्किल की रिक्वायरमेंट जो है एंड द पर्पसेस जिसके अंदर एआई आगे, जैसे कमांड विद रिस्पेक्ट टू एआई आजकल नया कोर्स जो है वो चल चुका है ना, ये सारी चीजें जो है इसका इनकलकेटेड पार्ट होंगी आने वाले टाइम में। देन मोर मनी एंड न्यू स्कीम्स फॉर लाइफ स्टॉक्स फिशरीज सेक्टर्स, तो यहाँ पे ज्यादा पैसा जो है लाइफ स्टॉक सेक्टर फिशरीज के लिए, मैंने आपको पहले ही बताया। अब इको सर्वे ने क्या चीज बोली थी, लाइफ स्टॉक सेक्टर को, फिशरीज सेक्टर को ग्रो करने की जरूरत है। 7.1 एंड 8.8% से दोनों ग्रो हुए थे, बहुत ज्यादा हमने डिटेल में भी डिस्कस किया था इसको। सेम ही चीज यहाँ पर सरकार ने इंप्लीमेंट की है कि सीरीज ऑफ स्कीम्स जो है फिशरी सेक्टर, एनिमल हस्बेंड्री यूनियन बजट के अंदर बताया गया कि वैल्यू चेन की डेवलपमेंट की जानी है, एंटरप्रेन्योरशिप एंड रूरल एम्प्लॉयमेंट यहाँ पर प्रोवाइड की जानी है। 500 ऐसे रिजर्वॉयर्स जिसको अमृत सरोवर का नाम दिया जाएगा उनको भी डेवलप किया जाएगा। एंड स्पेसिफिकली कोस्टल एरियाज के अंदर स्टार्टअप्स, विमेन लेड ग्रुप्स, फिश फार्मर्स, प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उनको अब रिड्यूस किया जाना है पोस्ट हार्वेस्ट लॉसेस को एंड इंप्रूव करना है प्राइस की रियलाइजेशन, जो उनको नुकसान हुआ है उसके लिए यहाँ पर सरकार काम करना चाह रही है। एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के एंटरप्रेन्योरशिप जो है अब किसके थ्रू, क्रेडिट लिंक सब्सिडी प्रोग्राम के थ्रू इंट्रोड्यूस की जाएगी। फिशरी सेक्टर में अब आपको बजट बताया गया है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट नेटवर्क है इंडिया का, अगर आप देखो कि इनलैंड रिजर्वॉयर्स का, अब उसको भी आप कह सकते हो फिशरी सेक्टर के थ्रू यहाँ पर एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड की जाएगी। एंड यहाँ पर आप देखोगे
देखोगे कि इंक्रीज जो है एनिमल हस्बेंड्री सेक्टर के अंदर 21% के आसपास बजट एलोकेशन का देखने को मिल रहा है। एंड इंप्रूव की जानी है प्रोडक्टिविटी, एनिमल हेल्थ एंड इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ द लाइफ स्टॉक अक्रॉस एंड वैल्यू चेन एस्टैब्लिशमेंट होगी। सिंस हमने ये भी डिस्कस किया था कि फॉडर जो है उसकी अवेलेबिलिटी नहीं है, तो उसके ऊपर भी सरकार में भी यहाँ पर काम करना चाहेगी। तो ब्रीड इंप्रूवमेंट प्रोग्राम्स हैं, एक्सपेंशन होंगी वेटरनरी सर्विसेज की, डिजीज प्रिवेंशन कैसे हो सकती है इन दिस लाइफ स्टॉक ऑल्सो एंड इवन फिशरी सेक्टर ऑल्सो, उसके ऊपर सरकार का फोकस रहेगा। देन मार्जिनल हाइक फॉर सोशल जस्टिस एंड ट्राइबल अफेयर्स, कि यहाँ पर सेम ऑलमोस्ट अगर आप देखोगे बजट ज़्यादा इतना इंक्रीज यहाँ पर नहीं किया गया है। तो अब यहाँ पर हमारे पास आप कह सकते हो कौन सी मार्जिनलाइज सेक्टर्स हैं जिसको इंक्लूड यहाँ पर किया जा रहा है, एससीज, एसटीज, ओबीसीज एंड डीनोटिफाइड ट्राइब्स एंड इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। सो अकॉर्डिंगली जो आप देखोगे जो ऑलमोस्ट सिमिलर काइंड ऑफ जो लास्ट ईयर बजट था उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर प्रोवाइड किया जा रहा है आपको चीज़ें, ठीक है। सोशल जस्टिस डिपार्टमेंट के अंदर मोस्टली इंप्लीमेंटेशन एससी, एसटी, ओबीसीज के लिए जो स्कीम्स हैं, अब एम्प्लॉयमेंट, लाइवलीहुड, हाउसिंग सेक्टर, डीनोटिफाइड एंड सेमी नोमैडिक आप कह सकते हो ट्राइब्स, है ना, दोनों काइंड ऑफ कैटेगरीज के लिए यहाँ पर सरकार जो है एकलव्य मॉडल स्कूल्स को प्रमोशन के लिए बात कर रही है ट्राइबल स्टूडेंट्स के लिए। अब सीड प्रोग्राम जो है यहाँ पर 64% इंक्रीज, थोड़ा सा एलोकेशन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिल रहा है, ठीक है। एंड आप कह सकते हो अटल वायु अभ्युदय योजना जो है सीनियर सिटीजन के लिए, उसके अंदर भी यहाँ पर इंक्रीज बजट एलोकेशन है। एंड आप देखोगे कि पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप के लिए एससीज के लिए उसको भी इंक्रीज किया गया। एलोकेशन जो है स्कूल स्कॉलरशिप के लिए स्पेसिफिकली ओबीसीज, डीएनटीज एंड एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लासेस के लिए उनके लिए भी इंक्रीज देखने को मिल रहा है, ठीक है। ईएमआरएस स्कीम जो है वो भी इंक्रीज यहाँ पर बजट प्रोवाइड किया जा रहा है प्री एंड पोस्ट मैट्रिक्स के लिए भी, अगर आप देखोगे स्टूडेंट्स के लिए फॉर ऑल दो कैटेगरीज, ठीक है, उनके लिए भी इंक्रीज इन बजट है। बट ऑल दो इतना इंक्रीज नहीं है, थोड़ा बहुत बजट आप देखोगे कि इंक्रीज देखने को मिल रहा है। देन डिस्पाइट डिप इन स्पेंड, जल जीवन मिशन जो है उसको भी 67,600 करोड़ रुपीज मिल रहे हैं। तो आप देखोगे जल जीवन मिशन को लेकर ना बहुत ज्यादा धांधली, यहाँ पर वाटर कंटामिनेशन के केसेस सामने आ रहे हैं, है ना। तो बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं, मेजरली इसकी न्यूज के अंदर भी आपको ये बताया जा रहा है कि राजस्थान हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, महाराष्ट्र हो गया, मल्टीपल कंप्लेंट्स जो यहाँ पर सरकार की तरफ से जो बताई गई थी कि जल जीवन मिशन के अंदर इतना पैसा जो है उसको हम रिकवर नहीं कर पाए एंड फॉल्स तरीके से जो काम है वो किया गया है एंड ढंग से काम नहीं हुआ है ना। कंप्लेंट्स के ऊपर यहाँ पर जो है वापस से सरकार पैसा लेने की कोशिश तो कर रही है। अब बहुत सारे केसेस जो है वो भी रजिस्टर किए गए हैं, बट उसके बाद भी जल जीवन मिशन के अंडर 67,600 करोड़ रुपीस का बजट एलोकेशन यहाँ पर दिया गया है। बट मिनिस्ट्री इतना पैसा यहाँ पर यूज नहीं करेगी, मे बी आने वाले टाइम में कुछ और यहाँ पर सरकार अगर स्कीम यूज करे तो उस पैसा को यहाँ पर एडजस्ट किया जा सकता है, अदरवाइज दिस मनी विल बी रिटर्न बैक टू द गवर्नमेंट ओनली। तो जो स्कीम्स है सपोर्ट करने के लिए लाइवलीहुड असिस्टिव डिवाइसेस फॉर पर्संस विद डिसेबिलिटीज को लेकर भी यहाँ पर डिग्निफाइड लाइवलीहुड अपॉर्चुनिटीज के साथ उनको रहने का एक्सेस है, तो टाइमली एक्सेस उनको यहाँ पर इन सभी यू कैन से मॉडर्न रियल रिटेल स्टाइल है, इवन की आप कह सकते हो कि जो लाइफस्टाइल है उनका वो भी मॉडर्न तरीके से यहाँ पर उनको मिलना चाहिए। तो दिव्यांगन कौशल योजना और दिव्यांग सहारा योजना, ये दो ऐसी स्कीम्स है सरकार ने जो लॉन्च की है। एंड नेशनल प्लेटफॉर्म फॉर द राइट्स ऑफ द डिसेबल्ड पर्संस, एनपीआरडी करके नाम है, उसको एस्टैब्लिश किया जाएगा। एंड किसी भी तरीके से अगर डिसेबिलिटी को वायलेट किया जा रहा है किसी भी व्यक्ति की एंड इनइक्वालिटी किसी तरीके से भी अगर हो रही है किसी भी ऐसे व्यक्ति के साथ, तो वो डायरेक्टली इसके थ्रू यहाँ पर ग्रीवेंसेस को सेटल करवा सकते हैं। एलोकेशन बजट की आपको बताई गई है कि राइज 30% एज कंपेयर टू करंट फिस्कल रिवाइज एस्टीमेट, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि बजट जो है एलोकेशन बढ़ा दी गई है। देन बजट बेट्स ऑन ड्यूटी कट्स इन न्यू क्लीन एनर्जी पुश, तो यहाँ पे बेसिक कस्टम ड्यूटी जो सोडियम एन्यूमनेट के लिए कम कर दी गई है। कम क्या, अब जीरो ही कर दी गई है, जो 7.5% थी, जो कि अब किसका काम क्या है, सोडियम एन्यूमनेट का, कि जो सोलर पैनल्स के अंदर ग्लास, ऊपर ग्लास लगता है ना, वो इससे बनता है। तो अब 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी थी, उसको 0% कर दिया गया है। एंड स्पेशल कैपिटल, अब स्पेशल फील्ड ऑफ कैपिटल गुड्स जो कि अब मैन्युफैक्चरिंग लिथियम आयन बैटरीज के लिए स्पेसिफिकली बताया गया है, उसके लिए भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है ड्यूटीज को। एंड कॉम्पोनेंट जो कि अब न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्ट्स के लिए चाहिए होते हैं, उनकी भी जो आप कह सकते हो जिसके अंदर कंट्रोलर एंड प्रोटेक्टर अब्जॉर्बर रॉड्स होती हैं या पॉड्स होते हैं, उनकी भी जो ड्यूटी है वो 0 कर दी गई है। तो यहाँ पर सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया शांति एक्ट जो है सरकार ने उसको लास्ट ईयर के आसपास आप देखोगे कि एनैक्ट किया था। उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पर सरकार चाहती है कि बाय 2033 हम स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स जो है उसको एस्टैब्लिश कर पाए। रशिया के साथ भी कोलैबोरेशन अकॉर्डिंगली हमारी चल रही है अभी, है ना। तो इसकी एस्टैब्लिशमेंट के लिए कि हम अब रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ ज्यादा शिफ्ट करें, बट सरकार का अभी भी झुकाव किसकी तरफ ज्यादा है, आप कह सकते हो सोलर पैनल्स की इंस्टॉलेशंस के लिए ज्यादा है। कि जो मिनिस्ट्री ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी है, शार्पर राइज एलोकेशन में बजट का देखने को मिल रहा है। तो प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना का अब इलेक्ट्रीफाइंग करने के लिए, इलेक्ट्रीफाइंग एक्चुअली में उनको इलेक्ट्रीफाई नहीं करना है, कि घर के जो हाउस होल्ड हैं, जो हाउस होल्ड हमारे पास एग्जिस्ट कर रहे हैं, उनको भी यहाँ पर सोलर पैनल्स की एक्सेसिबिलिटी प्रोवाइड करना है। तो उसके लिए भी अब जो 27-26 के लिए यहाँ पर बजट जो है एलोकेशन इंक्रीज देखने को उसका भी मिल रहा है। तो न्यूक्लियर एनर्जी एंड सोलर एनर्जी, इनकी यहाँ पर दो की
की बात की गई है। देन 20,000 करोड़ रुपीज ईयरमार्क फॉर कार्बन कैप्चर स्टोरेज स्कीम। कार्बन कैप्चर स्टोरेज स्कीम जो है उसको CCUS बोला जाता है, ठीक है। तो CCUS क्या होता है कि किसी भी इंडस्ट्री के अंदर जो कार्बन के एमिशन है ना उसको स्टोर करके अब उसको वापस से आप कह सकते हो कि जियोथर्मल प्रोसेसेस के थ्रू बीनीथ द अर्थ कहीं पे स्टोर करने की बात की जा रही है, ठीक है। तो अब इससे क्या हो रहा है कि जितने भी हमारे प्लांट्स हैं, स्टील्स है, सीमेंट है, केमिकल्स है, रिफाइनरीज हैं जो कि CO2 का यूज़ करते हैं एज एन इनपुट ऑल्सो, ठीक है। तो अब उसको परमानेंटली स्टोर किया जाए जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस के अंदर, ठीक है। तो अब इसके अंदर क्या है, पहले अब सरकार क्या चाह रही थी कि हम कार्बन फुटप्रिंट को कम करें, तो ऐसी नई इंडस्ट्रीज जो है उसके अंदर काम किया जा सके, है ना, कि ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स जो है उनको लगाना शुरू करते हैं। तो जो ऑलरेडी यहाँ पे वर्किंग है ना, तो अब जो ऑलरेडी इन वर्किंग हमारे पास जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं वो स्पेसिफिकली अब CCUS के अंडर इस्टेब्लिश होंगी कि जो CCUS आप कह सकते हो रिक्वायर्ड टेक्नोलॉजी है वो करंट जो सिस्टम्स हैं इंडस्ट्रीज के उसके अंदर यहाँ पर लगाए जाएंगे। एंड अप्रॉक्सीमेटली इसकी कॉस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 4500 करोड़ रुपीज फॉर द नेक्स्ट 2 ईयर सरकार ने यहाँ पर एस्टिमेट लगाया है। तो सरकार इस मतलब आप कह सकते हो कि इस पैसे को यहाँ पर बेयर करेगी कि एटलीस्ट जो CO2 की आप कह सकते हो एमिशन है उसको कम किया जा सके, क्योंकि अगर सरकार को यहाँ पर जो डेटा है उसके अकॉर्डिंगली ये चीज़ बताई गई थी कि हमारे जो अलाइनमेंट में है CCUS जो टेक्नोलॉजी विद बाय 2047 जैसे हमें कार्बन नेट जीरो कार्बन एमिशंस करनी है बाय 2070 उसको फुलफिल करने में CCUS जो है हमें हेल्प करने वाला है। देन सेमीकंडक्टर मिशन 2 जो है उसको अनवील कर दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स स्कीम आउटले डबल। सेमीकंडक्टर 1 मिशन के अंदर हमें सेमीकंडक्टर्स की प्रोडक्शन की यहाँ पर बात चल रही थी, है ना। अब सेकंड के अंदर हम क्या कर रहे हैं, रिलेटेड पार्ट्स एंड कंपोनेंट्स को भी यहाँ पर इंपोर्ट या इवन की उसको मैन्युफैक्चर करने की भी बात कर रहे हैं। तो सेकंड 2.0 का अभी तक हमें बजट आउटले नहीं बताया गया है। 0.1 जो स्कीम है उसका बजट आउटले 76,000 करोड़ रुपीस का था। 2.0 के बारे में भी डिटेल जो है हमें अभी तक नहीं दी गई हैं। तो 1 कैटेगरी ऑफ गुड्स जो कि इंडिजिनियसली मैन्युफैक्चर की जाती हैं, अब कंपोनेंट्स के अंदर भी स्पेसिफिकली हम डील करना चाहते हैं 2.0 जो हमारा मिशन है सेमीकंडक्टर्स के अंडर। देन रेयर अर्थ कॉरिडोर्स जो है टू कट चाइना इंपोर्ट्स। अब इंडिया चाह रही है रेयर अर्थ जो कॉरिडोर्स है उनको इस्टेब्लिश करना। कौन से, मिनरल रिच स्टेट्स ऑफ ओडिशा, केरला, आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु इस्टेब्लिश करने के लिए सच कॉरिडोर्स चाइना की जो डोमिनेंस है उसको कम करने में यहाँ पर हेल्प करेंगे। यानी कि जो चाइना जो है एक डोमिनेंट फोर्स है रेयर अर्थ की प्रोडक्शन के अंदर एंड एक्सपोर्ट्स के अंदर, एंड डायरेक्टली उसने एज अ बार्गेनिंग चिप्स इनको यूज कर लिया था अगेंस्ट USA, है ना, तभी रिटालिएटरी टैरिफ वो लगा पाए। तो इसी तरीके से यहाँ पर ये चीज बताएगी कि जो USA है इट इज द यू कैन से सेकेंड लार्जेस्ट इंपोर्टर ऑफ दी सेमीकंडक्टर चिप्स आफ्टर जापान। तो अब आप देखो कि जो ताइवान वाला इशू है ना, इसके साथ अगर आप इसको जोड़कर देखो कि ताइवान इतना जरूरी क्यों है जापान एंड इवन USA के लिए, नॉट बिकॉज दोस टू कंट्रीज जापान एंड USA आर एलाइज, दैट पर्टिकुलर ताइवान इज इंपॉर्टेंट सेमीकंडक्टर्स की वजह से। दैट थ्योरी विच आई पोर्ट्रेट टू यू वाज करेक्ट, है ना, कि जापान को और इवन USA को क्यूमुलेटिवली अभी ताइवान की जरूरत है क्योंकि सेमीकंडक्टर्स की जो चिप्स है मेजरली वहीं पे बन रही हैं। तो सेम तरीके से जो रेयर अर्थ एलिमेंट्स की यहाँ पर बात की जा रही है, तो उसके लिए इंडिया जो है डिपेंड करता है अपने नेबरहुड कंट्री के ऊपर बहुत ज्यादा। चाइना जो के ऊपर इंडिया जो इतना डिपेंडेंस नहीं रखना चाहता, तो इंडिया जो है अपने जितने भी आप कह सकते हो मिनरल्स हैं, रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैं, उनके ऊपर अब अपने पोटेंशियल में एक्सट्रैक्शन प्रोसेस को यहाँ पर देखना चाहता है, मार्केट में उतरना चाहता है। तो प्रॉब्लम यहाँ पर रेयर अर्थ एलिमेंट्स की ये नहीं है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रेयर हैं, ठीक है, उनके एक्सट्रैक्शन के प्रोसेसेस बहुत ज़्यादा यहाँ पर कॉस्ट आप कह सकते हो फ्रेंडली नहीं है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्ट उसके अंदर आती है जिस वजह से उनको रेयर अर्थ एलिमेंट्स यहाँ पर बोला जाता है। तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स के आपको नाम बताए गए हैं। एंड प्रोमीथियम जो है वो रेयर अर्थ एलिमेंट में काउंट नहीं होता है क्योंकि दैट इज न्यूक्लियर इन नेचर एंड स्पेसिफिकली इसको यूज नहीं किया जाता, माइनेबल क्वांटिटीज के अंदर में एग्जिस्ट भी नहीं करता है, ठीक है, ये आपको चीज बताई गई है। प्लस क्रिटिकल कंपोनेंट जो क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज के अंदर जिसमें इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स एंड विंड टर्बाइंस आते हैं, डिफेंस एप्लीकेशंस होती है, उसमें क्रिटिकल अर्थ एलिमेंट्स जो है उनकी रिक्वायरमेंट रहती है। तो और कौन सी कंट्रीज हैं, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, चाइना, हाफ ऑफ द ग्लोबल रिजर्व्स इन सभी कंट्रीज के पास है मोस्टली। एंड वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है वो चाइना है एंड कॉन्ट्रीब्यूट करता है 60% ऑफ ग्लोबल प्रोडक्शन लास्ट 5 ईयर्स के आसपास। एंड एक्सट्रैक्शन के अलावा अगर हम बात करें वैल्यू चेन के अकॉर्डिंगली, तो 92% ऑफ द ग्लोबल रिफाइनिंग कैपेसिटी वो चाइना के पास ही है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी IEA के द्वारा ये बात आपको बताई गई है। देन चाइना जो है हैव बीन द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर जो सप्लाई कर रहा है क्लोज टू 30% ऑफ द ग्लोबल डिमांड। तो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए फैक्ट्स याद रखना, ठीक है। देन सेंटर फ्लोट्स इंसेंटिव्स फॉर मैन्युफैक्चर ऑफ ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट सी प्लेन ऑपरेटर्स के मैन्युफैक्चरिंग की यहाँ पर बात हो रही है। उड़ान स्कीम की भी यहाँ पर आपकी बात की गई, हेलीकॉप्टर फैसिलिटी को उसके अंदर ऐड कर दिया गया। तो अब वो जितनी भी वेसल्स है ना, अब जो छोटे रूट्स के लिए यूज होंगी, फेरीज की तरह यूज होंगी, किसी भी तरीके से यूज हो सकती है, वो भी उड़ान स्कीम के अंदर यहाँ पर कवर कर दी गई है। अब यहाँ पर इंसेंटिव जो कि मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एयरक्राफ्ट इन इंडिया उसको लेकर भी, ट्रेनिंग से लेकर भी उन एयरक्राफ्ट फैसिलिटीज के लिए यहाँ पर रिमूवल हो रही है 7.5% के आसपास जो कस्टम्स ड्यूटी कर दी गई है, ठीक है।
अब बेसिक कस्टम ड्यूटी जो है इसमें अगेन 15% वो हटा दी गई है। एंड जो सिविलियन ट्रेनिंग से लेकर अदर एयरक्राफ्ट से लेकर जितनी भी ड्यूटी की एग्जाम्पशंस हैं यहाँ पर प्रोवाइड की जा रही हैं। एंड जो ड्यूटी ऑन रॉ मटेरियल है उसको भी यहाँ पर हद तक, जिसके अंदर आपकी रिपेयर हो गया, मेंटेनेंस हो गया, ओवरऑल सर्विसेज हो गया, उसके अंदर भी आपको कटौती देखने को मिलेगी। तो मिनिस्ट्री ने यहाँ पर अनाउंस किया इंसेंटिव्स की जो कि इंडिजिनसली मैन्युफैक्चर करना चाहता है सी प्लेन्स को, उनको भी यहाँ पर वाइबिलिटी के आप फंडिंग के थ्रू स्कीम जो है वो अब इंट्रोड्यूस की जाएगी ताकि आप सी प्लेन्स को यहाँ पर डेवलप कर पाओ। तो उड़ान स्कीम के अंडर भी लास्ट माइल कनेक्टिविटी, टूरिज्म सेक्टर के अंडर ये सभी चीजें जो है इसका पार्ट यहाँ पर बना दी गई हैं। देन 7 रेल कॉरिडोर्स टू गेट ग्रीन सिग्नल, 7 रेल जो कॉरिडोर्स है, मैं बस आपको इतना नाम बताना चाह रही हूँ उसका, ठीक है, जो कि अब आपको 4000 किलोमीटर हाई स्पीड ट्रेन प्रोवाइड कर रहा है। कनेक्टिविटी के अकॉर्डिंगली 16 लाख करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है। मुंबई से पुणे 1, देन पुणे से हैदराबाद 2, हैदराबाद से बेंगलुरु तीसरा, हैदराबाद से चेन्नई चौथा, एंड चेन्नई से बैंगलोर 5वां, दिल्ली से वाराणसी 6वां, एंड वाराणसी से सिलीगुड़ी 7वां। ये 7 ये प्रोजेक्ट हैं। 16,000 करोड़ रुपए का पैसा लगेगा। 4000 किलोमीटर्स की इस डिस्टेंस को कवर करेगी। हाई स्पीड ये नेटवर्क है। ग्रोथ कनेक्टर्स नाम इसका यहाँ पर यूज किया गया है। दैट इज इट, और कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है। देन आज की ये लास्ट न्यूज थी। बजट की मेजर चीजें हमने सारी की सारी कवर कर ली है। कोई भी डाउट होता है कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मे बी अगर आपको वीडियो यहाँ पर तेज भी लग रही होगी तो यू कैन जस्ट स्लो डाउन द स्पीड ऑफ द वीडियो ऑल्सो, ठीक है। तो आप आराम से धीरे धीरे सुन सकते हो। आज कोई क्वेश्चंस नहीं होंगे। जो भी अब आपको डाउट होता है तो क्वेश्चंस आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता सकते हैं। एक डाउट रेजोल्यूशन वाला आपका ग्रुप है, उसके अंदर भी हम जो डाउट्स हैं आपके वो ले सकते हैं, ठीक है। तो यूपी पीसीएस, इवन स्टेट पीसीएस, यूपीएससी के ऑप्शनल एज वेल एज जो जीएस के बैचेस है वो भी अवेलेबल है हमारे पास। एंड इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द स्लीपी फैमिली तो आप हमारे टोल फ्री नंबर 1800-890-3043 पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। sleepy.class@gmail.com पे हमें ईमेल भी कर सकते हैं। कोई वैसे भी अगर आपको डाउट होता है कमेंट सेक्शन आपके पास अवेलेबल है। तो दैट इज ऑल फ्रॉम माय साइड टुडे। थैंक यू सो मच।